हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। हमेशा की तरह जो क्लास स्टार्ट करने की रिवायत है वो यही है कि जो पिछली क्लास में होमवर्क दिया गया है उसके ऊपर पहले बात की जाए, डिस्कशन की जाए, कोई मसला है तो डिस्कस किया जाए, उसके बाद जो है वी विल प्रोसीड टू आवर करंट क्लास। अच्छा, अगर मैं बात करूँ होमवर्क की, तो जो मैंने होमवर्क दिया था वो हमारा था लेक्चर नंबर 3 का होमवर्क, ऐसा ही है। MCQ डिस्कस करते हैं सबसे पहले। व्हाट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी? प्राइवेट कंपनी का डिफाइनिंग फीचर कौन सा है? नंबर 1, इट्स शेयर्स आर पब्लिकली ट्रेडेड। नहीं, पब्लिक ट्रेडेड क्यों नहीं होते? क्योंकि लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं और उसी में आपस में ट्रेड हो रहे होते हैं। इट इन्वाइट्स दी पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स और डिबेंचर। नहीं, ये भी पब्लिक कंपनी का काम है। इट रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर से शेयर्स। हाँ, ये ठीक लग रहा है। नंबर 4, देर इज़ नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स। हाँ, बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन सही है। हाउ शुड अ प्राइवेट कंपनी अदर देन SMC नेम इट सेल्फ? मैंने बात की थी कि प्राइवेट कंपनी दो तरह की होती हैं, एक होती है सिंगल मेंबर कंपनी, एक होती है अदर प्राइवेट कंपनीज। तो अदर प्राइवेट कंपनी अपने नाम क्या कहलाती हैं? प्राइवेट लिमिटेड। तो ऑप्शन कौन सा सही है? बी, ठीक हो गया। व्हाट डिफरेंशिएट्स अ पब्लिक कंपनी फ्रॉम अ प्राइवेट कंपनी? पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में क्या बुनियादी फ़र्क है? अ पब्लिक कंपनी हैज़ नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। बिल्कुल ठीक है। अ पब्लिक कंपनी रिस्ट्रिक्ट्स इट्स मेंबरशिप टू 50। नहीं। पब्लिक कंपनी कैन नॉट बी लिस्टेड। नहीं। पब्लिक कंपनी प्रोहिबिट पब्लिक सब्सक्रिप्शन। नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए, ठीक है। व्हाट डिफाइंस अ पब्लिक सेक्टर कंपनी इन पाकिस्तान? अ पब्लिक विथ अ कंपनी विथ मेजॉरिटी शेयर्स ट्रेडेड ऑन PSX। अच्छा। नंबर 2, अ कंपनी वेयर द गवर्नमेंट होल्ड लेस देन 50%। नहीं, ये बात भी नहीं की थी। अ कंपनी कंट्रोल और ओन्ड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एजेंसी और स्टेचुटरी बॉडी। ये ठीक है। और नंबर 4 क्या है? एनी कंपनी दैट इज नॉट लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। मौसम बिल्कुल ठीक जवाब दिया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। केस, अच्छा केस अटेम्प्ट किया था आप लोगों ने? ज़रा लिख के जवाब दो। केस अटेम्प्ट किया था? किया था। समझ आ गया? ईजी था? ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चनार खान प्राइवेट लिमिटेड अ प्राइवेट टेक्नोलॉजी कंपनी विद अ सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देखो, मैंने यहाँ पे एक गलती की। मैंने क्या किया, पहले सवाल रीड करना शुरू कर दिया। एग्जाम में गलती नहीं करना, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ना। जब रिक्वायरमेंट पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि भाई आंसर को किस तरह से सवाल को किस तरह से आंसर करना है, किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है। अब जब तुम पढ़ने जाओगे ना तो लगेगा ये वाला टॉपिक है, ये वाला टॉपिक है, यहाँ से ही पूछ सकता है, ये वाला जवाब भी आ सकता है। लेकिन जब वो पढ़ोगे ना रिक्वायरमेंट, तो समझ आ जाएगा भाई आंसर किस कॉन्टेक्स्ट में देना है। सबसे पहले मैं पढ़ूंगा रिक्वायरमेंट। Considering the legal definition of a private company, can Chinar Khan Private Limited proceed with the acquisition of Zamda Private Limited without altering its corporate structure? यानी कि रिक्वायरमेंट से पता चल रहा है कि चिनार खान एक कंपनी है और जमदा प्राइवेट लिमिटेड एक दूसरी कंपनी है, वो उसको एक्वायर करने जा रहा है। और क्या अपना कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर यानी कि बिजनेस स्ट्रक्चर बदले बगैर वो ये काम कर सकता है? मोहन भाई, चिनार खान को जानते हो? या जानता है भाई? चलो भाई, चनार खान प्राइवेट लिमिटेड अ प्राइवेट टेक्नोलॉजी कंपनी विद अ सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि चनार खान की कंपनी है, वो AI पे बड़ा काम कर रही है। करंटली हैज़ 49 शेयर होल्डर्स, यानी कि एक की और जगह इससे ऊपर गया तो फिर पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ जाएगा। एंड अ टोटल ऑफ 200 एम्प्लॉइज़, ठीक है। द कंपनी वैल्यूड एट ₹100 मिलियन। करंट वर्थ कितनी है बिजनेस की? 100 मिलियन। is considering an aggressive expansion strategy to enhance its market presence and diversify its product offering। वो कह रहा है यार थोड़ा सा मुझे अपना बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहिए और जो है ना मैं अपनी प्रोडक्ट ऑफरिंग को भी जो है ना वो मैं थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करूँगा। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सोच रहे हैं कि मैं एक स्मॉल कॉम्पिटिटर को एक्वायर कर लूँ जिसका नाम है जमदा प्राइवेट लिमिटेड, विच वुड इंट्रोड्यूस 100 न्यू शेयर होल्डर्स, ब्रिंगिंग द टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर टू 149। अब देखो, पढ़ते ही समझ आ जाना चाहिए कि मेरे पास जो प्राइवेट कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग की लिमिट है वो है 50 से ऊपर नहीं जा सकता। अब अगर चनार खान जमदा को ख़रीद लेगा तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि इसकी जो शेयर होल्डिंग है वो चली जाएगी कितने पे? 149 पे। तो क्या ये अपना एक्विजिशन को सक्सेसफुल कर सकता है या नहीं? जवाब क्या है बताओ मोहसिन, क्या जवाब होगा? नहीं कर सकता, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसकी जो मेंबरशिप नंबर्स हैं वो एक्सीड कर देंगे 50 से। नो, द रिस्ट्रिक्शन इज 50 मेंबर्स, सो द एक्विजिशन टेक प्लेस लेस देन द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर विल हैव टू बी चेंज। बिल्कुल ठीक है, इसको अपनी कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके ये एक्विजिशन कर सकता है। तो चलो एक नज़र इसके सॉल्यूशन पे घुमा लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन ना बना हुआ किस तरह से। चलें जी। नो, चनार खान प्राइवेट लिमिटेड कैन नॉट प्रोसीड विद द एक्विजिशन of Zamda Private Limited without changing its corporate structure।
The acquisition would increase the number of shareholders to 149, exceeding the maximum of 50 shareholders allowed for private companies, excluding employee shareholders. अच्छा, इसी के साथ साथ एक और बात बता दूं कि जब मैंने कल बात की थी ना कि प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स 50 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉई, तो वहाँ एम्प्लॉयज़ का मतलब है वो मुलाजिम नहीं जो आमतौर पर कंपनी के अंदर होते हैं, उन एम्प्लॉयज़ का मतलब है एम्प्लॉय शेयर होल्डर्स। ठीक हो गया। Therefore, restructuring into a public company is necessary before the acquisition. ठीक हो गया। अब केस स्टडी नंबर 2 पे चलते हैं। ये भी इसी ड्रामे से जो है वो लिए गए कैरेक्टर्स। दरवेश खान फाइनेंशियल सोल्यूशन, अ लीडिंग प्राइवेट फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी स्पेशलाइजिंग इन ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस एंड एआई ड्राइविंग फाइनेंशियल एनालिटिक्स। अब देखो इतनी मुश्किल अंग्रेजी लिखी है ना, वो एग्जाम में बच्चा पढ़े यार इतनी मुश्किल, पता नहीं एआई का काम कर रहा है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन, एआई, फाइनेंशियल, मैं तो गया भाई, मैं समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। सबसे पहले बंदा क्या पढ़ेगा, रिक्वायरमेंट पढ़ेगा। कंसिडरिंग द रिस्ट्रिक्शन ऑन अ प्राइवेट कंपनी कैन DKFS एस्टेब्लिश दुराब खान प्राइवेट लिमिटेड ऐसा होली ओन सब्सिडरी। यानी वो कह रहा है कि भाई एक जो प्राइवेट कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, तो क्या जो मेरी कंपनी है DKFS यानी कि दरवेश खान, क्या दरवेश खान दुराब खान को अपनी होली ओन सब्सिडरी बना सकता है विदाउट चेंजिंग इट्स कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। सवाल बिल्कुल ऊपर जैसा ही है, लेकिन वहाँ पे बस एक्वायर करा था और शेयर होल्डर बता दीजिए उसने कितने आ जाएंगे। लेकिन यहाँ ये बोल रहे कि भाई होली ओन करने जा रहा हूँ, यानी कि अगर मैं उस सामने वाली कंपनी को पूरा खरीद रहा हूँ तो मेरे शेयर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरे नंबर ऑफ शेयर्स तो उतने ही रहेंगे, बस एक होली ओन सब्सिडरी का इजाफा हो जाएगा, तो सब्सिडरी कंपनी के शेयर होल्डर तो अलग ही होंगे। ठीक है, यानी कि मेरी कंपनी के शेयर होल्डर नहीं होंगे, उस कंपनी का मैं जो है वो एक ही मालिक बन जाऊँगा। अच्छा, वो कहता है कि DKFS जो है AI पे बड़ा काम कर रही है, इस एट पिवटल पॉइंट इन इट्स ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री। इतनी मुश्किल बात। विथ 35 शेयर होल्डर्स एंड 150 एम्प्लॉइज़, यानी कि जो DKFS है इसके कितने शेयर होल्डर्स हैं, 50 शेयर होल्डर्स हैं। DKFS हैज़ एम्बिशियस प्लान टू डाइवर्सिफाई इट्स ऑफरिंग्स एंड एक्सपेंड इट्स मार्केट रिसर्च। अभी तक तो कोई काम की बात नहीं है। The company is considering launching a new subsidiary focused on cryptocurrency exchanges and exploring public investment option to finance its expansion. बस इसने बोला कि DKFS चाह रहा है कि एक जो है वो दुराब खान नाम की कंपनी को एक्वायर कर ले जो कि क्रिप्टो के ऊपर बड़ा काम कर रही है आजकल। ठीक है जी। अच्छा, फिर कहता है कि DKFS प्लान टू एस्टेब्लिश अ होली ओन सब्सिडरी विद प्रोजेक्टेड सेटअप कॉस्ट ऑफ 30 मिलियन। कहता है इसको ख़रीदने की कॉस्ट आएगी 30 मिलियन। बस सवाल ख़त्म। सवाल के अंदर क्या था कि मेरी कंपनी है, इसके ऊपर इसके अंदर 35 शेयर होल्डर्स हैं जो DKFS है, और DKFS के कॉन्टेक्स्ट में ही सवाल पूछा गया है कि क्या DKFS एक होली ओन सब्सिडरी को एक्वायर कर सकती है या नहीं। अब आप बताओ कि क्या इसका जवाब होगा, बताओ भाई ऑनलाइन वालों। DKFS can establish Durab Khan Private Limited as a wholly owned subsidiary without changing its corporate structure only if DKFS number 1 controls the composition of the board। और यार होली ओन्ड सब्सिडरी में कंपोजिशन ऑफ कंट्रोल की बात क्यों आएगी ये मोहसिन, ये बताओ। होली ओन्ड सब्सिडरी में तो मतलब मैंने पूरा ही ओन कर लिया ना, 100% ओन कर लिया, तो अब वो वाला ग्रेटर देन 50% वाला क्राइटेरिया तो यहाँ पे फुलफिल हो गया। अब देखो मेरी नज़र में जो उसका सोल्यूशन बनता है ना वो ये बनता है कि DKFS बिल्कुल एक्वायर कर सकती है दुराब खान को, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। बस ख्याल ये रख लो कि जो तुम्हारी कंपनी के शेयर होल्डिंग है ना वो चेंज नहीं होनी चाहिए, उसकी वायलेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो सवाल ही क्या कर रहा है कि तुम्हारे पास तो 35 शेयर होल्डर्स हैं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो तुम शेयर इशू कर दो और तुम्हारे शेयर होल्डर जो है वो प्राइवेट कंपनी के ज़्यादा बढ़ जाएँ, उससे क्या कहते हैं 35 से एक्सीड हो गए 50 से ऊपर चले जाएँ। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल अगर आप एक होली ओन्ड सब्सिडरी एक्वायर करना चाह रहे हो तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल कर लो, लेकिन ऐसा नहीं करना कि उसको ख़रीदने के चक्कर में अपने ही शेयर इशू कर दो। ठीक है, और इतने शेयर इशू कर दो कि तुम्हारे ही जो है वो शेयर होल्डर्स 50 से एक्सीड कर जाएँ। ठीक हो गया। हाँ मतलब वो रिकॉर्डेड ली हुई हैं 3 क्लासेस रिकॉर्डेड देख कर आ रहे हो, होमवर्क कर रहे हो साथ साथ। ठीक है, ठीक हो गया। नाम आपका? अब्दुल बसीर। ठीक हो गया अब्दुल बसीर। चलो जी, आज की क्लास का जो हमारा एजेंडा है, हमने कल क्लास में घर जाने से पहले पहले बात की थी, अफ्तार से पहले पहले, कि रेजोल्यूशन से ना कंपनी को स्टडी करेंगे, और इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि कोशिश करेंगे कि जो चीज़ पढ़ाएं उसकी आपको कोई ऐसी तस्वीर दिखा दें, तस्वीर दिखा दें, ताकि आपको समझ आ जाए कि भाई काम किस तरह चलता है कंपनी के अंदर। तो ये तस्वीर जो है वो क्या दिखा रही है कि एक मीटिंग चल रही है किसी रूम में, और पीछे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लगे हुए हैं, ये सारे शेयर होल्डर वगैरह बैठे हुए हैं, और ये कोई बड़े FS डिस्कस कर रहे हैं या कोई फैसले वैसले होंगे। तो रेजोल्यूशंस का मतलब होता है फैसले,
कि कंपनी के अंदर जो फैसले होते हैं वो किस तरह से होते हैं। अच्छा, इन फैसलों को पढ़ने से पहले अच्छा मैंने ये बात और भी आपको बखूबी बताई थी कि चैप्टर नंबर 8 इसके ऊपर पूरा है, जिसके अंदर मीटिंग्स एंड रेजोल्यूशंस हैं। उसके अंदर फिर ये वाला जिक्र नहीं है, फिर आगे मीटिंग के जो है ना वो और प्रोसीडिंग किस तरह चलती है, कोरम क्या होता है और कोरम किस कंपनी के लिए क्या होता है। कोरम कहते हैं मिनिमम नंबर ऑफ पर्सनस जिनके बगैर मीटिंग स्टार्ट नहीं हो सकती। तो वो बाकी जो उसकी डिटेल्स हैं वो अगले चैप्टर के अंदर है। लेकिन रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी के बारे में हम स्टडी करेंगे कि फ़ैसले कितनी तरह के हो सकते हैं। कुछ आम फैसले होते हैं, कुछ ख़ास फैसले होते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे वोटिंग राइट की कि वोटिंग राइट क्या होता है। वोटिंग राइट मतलब वोट देने का हक, नाम से समझ आ रहा है। जैसे कि हमारे पास सबके पास हक होता है वोट देने का, ठीक है। फिर हम जाते हैं इलेक्शन वाले दिन, वो अंगूठा लगाते हैं और फिर वो करता है, निशान लगाता है, हमारा वोटिंग राइट होता है। यानी कि एज आ वो क्या कहते हैं उससे, इंडिविजुअल नेशनल ऑफ पाकिस्तान, हमारे पास पाकिस्तानी होने के तहत ये राइट है कि हम जो है इसके होने वाले आम इंतखाबात में हिस्सा लें और जाके अपना वोट दर्ज करें। ठीक है, नताइज हमारे हाथ में नहीं है। अच्छा जी, तो वोटिंग राइट की अगर बात की जाए तो वोटिंग राइट किस तरह से एक्सरसाइज हो जाता है। अच्छा, ये वोटिंग राइट किसका है? क्या ये वोटिंग राइट उन लोगों का है जिन्होंने कंपनी को उधार दिया हुआ है, या ये वोटिंग राइट किसका है? शेयर होल्डर का। शाबाश, क्योंकि शेयर होल्डर के पास ही वोटिंग राइट होते हैं, डेट होल्डर के पास वोटिंग राइट नहीं होते। अच्छा, एक्सरसाइज ऑफ वोटिंग राइट किस तरह हो सकता है? एक बंदा किस तरह से, कितनी तरह से जाके जो है ना वो वोट कर सकता है मीटिंग के अंदर। नंबर 1, थ्रू फिजिकल प्रेजेंस, कि भाई नाम क्या बताया था? बसीर उठा और जाके कंपनी की मीटिंग में पहुंच गया। यहाँ पे जैसे लोग बैठे हुए ना, यहाँ पहुंच गया और कोई बात हुई, वोटिंग की बात हुई, तो उसने बोला हाँ ठीक है मैं इस बारे में वोट करता हूँ, शो ऑफ हैंड के जरिए वोट कर दिया। ये भी हम चैप्टर 8 के अंदर डिस्कस करेंगे। या फिर जो है बसीर को बोला गया कि शो ऑफ हैंड नहीं हो रहा, पोलिंग हो रही है, आपके पास मीटिंग के अंदर जो है वो फला चीज़ आ रही है, व्हाट्सएप ग्रुप पे हमने कुछ कर दिया मुनासिब सा, आप जाके इधर वोट कर दो। तो उधर जाके क्या कर दिया? वोट कर दिया गया। तो थ्रू फिजिकल प्रेजेंस भी हो सकता है। नंबर 2, थ्रू अ वीडियो लिंक, यानी कि अगर कोई लोग गए हुए हैं अपनों में ईद मनाने के लिए और उसके बाद हो गई है कंपनी की मीटिंग, अब वो नहीं आ सकते कराची मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो वो क्या करेंगे? वीडियो लिंक के थ्रू ज्वाइन कर लेंगे। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने हमारी क्लास ज्वाइन की हुई ऑनलाइन, तो इसी तरह से क्या होगा कि वीडियो लिंक के थ्रू वो लोग कर लेंगे, क्या पार्टिसिपेशन कर लेंगे और वोट भी कर सकते हैं वीडियो लिंक के थ्रू। लेकिन वीडियो लिंक के थ्रू वो जब भी कर सकते हैं जब कंपनी उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करे। इट इज़ सो ऑब्वियस, लेकिन फिर भी आपकी किताब में एक लाइन लिखी हुई कि भाई प्रोवाइडेड दैट द कंपनी प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ वीडियो लिंक। ठीक है, उसके बगैर नहीं हो सकता। नंबर 3, बाय अपॉइंटिंग अ प्रॉक्सी। प्रॉक्सी किसे कहते हैं? उसकी एक रिप्लेसमेंट, उसका एक नुमाइंदा अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा। ठीक है, जैसे बसीर और भाई जोहेब, बसीर और जोहेब, बसीर ने जाना था मीटिंग के अंदर, बसीर ने बोला मैं जा नहीं सकता, लेकिन ये मेरा एक और शेयर होल्डर है, हमारा दोस्त है जोहेब मेरे बिहाफ पे आएगा। तो चैप्टर नंबर 8 में इसका एक पूरा प्रॉपर तरीक़ेकार डिस्कस है कि प्रॉक्सी फाइल करने का तरीका क्या होता है, प्रॉक्सी कितनी हो सकते हैं, एक हो सकते हैं या दो हो सकते हैं। फिर इसका जवाब था एक हो सकता है। अगर एक से ज़्यादा प्रॉक्सी फाइल कर दिया तो फिर दोनों इनवैलिड करार दे दिए जाएंगे। तो फिर बसीर क्या करेगा कि अपने नाम के अलावा जो है वो भेज देगा, भाई ये प्रॉक्सी है, ये मेरे बिहाफ पे वो मीटिंग अटेंड करेगा, ये मेरे बिहाफ पे जनरल मीटिंग के अंदर जाके जो है ना वोट करेगा, और सारे मामलात मेरे बिहाफ पे जो मैंने कहना था वो मेरी ज़बान जो है वो चली गई है जोहेब के पास, और ये सारी बातें मेरे दिल की आपसे कर रहा होगा। तो प्रॉक्सी कहते हैं एक शेयर होल्डर के किसी नुमाइंदे को। ठीक है, उसे कहते हैं प्रॉक्सी। नंबर 3, बाय पोस्टल बैलेट। कायद-ए-आज़म के ज़माने में जब मीटिंग हुआ करती थी तो उस वक्त जो है वो जूम तो था नहीं, गो टू वेबिनार भी नहीं था। ठीक है, सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस हुआ करती थी और लोग एक शहर से दूसरे शहर जो है वो मीटिंग अटेंड करने जाया करते थे। बिज़नेस मीटिंग्स, जहाज़ों में जा रहे हैं मस्त फुल तफरियाँ करके आ रहे हैं, लेकिन उस वक्त ना कोई ऐसा चक्कर होता नहीं था वीडियो लिंक वगैरह का। तो उस ज़माने में एक और कॉन्सेप्ट हुआ करता था कि जो हजरात नहीं आ सकते उनके लिए एक और फैसिलिटी थी, पोस्टल बैलेट। मुझे याद है वो पुराने ज़माने में इनामी स्कीम चलती थी ना, तो हम जाते थे उसमें पार्टिसिपेट करने। तो वो आता था कि भाई इस PO बॉक्स नंबर पे जो है वो आप फ़ला चीज़ डालें और ऐसा कुछ लिखें तो फिर आपको कुरानदाजी में आपको इनाम मिलेगा। तो याद है एक ज़माने में ना बड़ी टैंक की साइकिलें जीती थी, वो घेर वाली साइकिल होती हैं, तो कोई 8-10 जो है ना वो अलग अलग नाम से साइकिलें जीती थी टैंक में। ठीक है, तो होता क्या था कि पोस्टल बैलेट के थ्रू जाते थे उधर, क्या कहते हैं इसका एक नाम होता है ना, कौन सा ऑफिस होता है वो? पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस में जाके जो है वो जमा कराते थे। शायद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पसीनों से हमारी जो है ना वो हालत ख़राब हो गई थी गर्मी से, आपने AC ऑन किए, हम आपके बहुत मशहूर हैं शायद भाई। चलें जी आगे बढ़ते हैं। पोस्टल बैलेट, तो पोस्टल बैलेट के थ्रू क्या कि अगर बसीर जाएगा
और जाके जोहेब का नाम लिफाफे में डालेगा और बोलेगा भाई ये मीटिंग है और ये मेरा प्रॉक्सी है, ये इसकी सारी डिटेल्स हैं, वो जमा करा देगा कंपनी के उस एड्रेस पे, पीओ बॉक्स पे, पोस्टल बैलेट पे, जो भी है। फिर कंपनी को जिस भी तरीके से पहुंचना होगा वो चीज़ पहुंच जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, फिर कहता है कि वीडियो लिंक वोटिंग जब भी हो सकती है प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। बताने वाली बात ही क्या है भाई, सीधी बात है, अगर कंपनी प्रोवाइड करेगी तो जब भी मैं वीडियो लिंक के थ्रू वोटिंग कर सकता हूँ। तो क्या हमें ये वोटिंग राइट वाली कहानी समझ आई कि वोटिंग राइट किस तरह से एक्सरसाइज हो सकता है? मेरे साथ साथ बोलो, फिजिकल प्रेजेंस थ्रू वीडियो लिंक, बाय अपॉइंटिंग अ प्रॉक्सी, थ्रू पोस्टल बैलेट, एंड वीडियो लिंक फैसिलिटी इज ओनली अवेलेबल इफ प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। अच्छा, हम जब आपस में मीटिंग कर रहे होते हैं ना, ऐसे ही दोस्त यार, कोई फॉर्मल इनफॉर्मल मीटिंग, तो हम लोग बोलते हैं कि मुद्दा क्या है, एजेंडा क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द मीटिंग। ठीक है, जैसे मिसाल तौर पे अभी हमारी जैसे मैं अभी कासम में इलेक्ट हुआ हूँ ICAP में, तो उसकी हमारी एक मीटिंग है ईद के बाद ना, तो हम उसका एक एजेंडा बनाना है भाई, हम एजेंडा बना के जाएंगे और ये हमारा एजेंडा है, हम एजेंडा इन एडवांस शेयर करेंगे, उसके बाद फिर जो है वो हमारी मीटिंग होगी। तो आम फहम ज़बान में हम कहते हैं कि इसको कि एजेंडा या मैटर टू बी डिस्कस्ड, लेकिन लॉ की प्रोफेशनल ज़बान में इसको कहते हैं बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड। ठीक है, मतलब हम कहते हैं ना मैटर्स टू बी डिस्कस्ड, एजेंडा टू बी डिस्कस्ड, इसको लॉ की ज़बान में कहते हैं बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड। अब एट जनरल मीटिंग हो रही है तो फिर जनरल मीटिंग के अंदर जो बिजनेस हो रहा है। अच्छा, डायरेक्ट आपकी किताब में ना यहाँ पे ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस का कॉन्सेप्ट नहीं था, वो था डायरेक्ट ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का और स्पेशल रेजोल्यूशन का। लेकिन ये बेहतर समझा गया कि पहले आपको ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस के बारे में बता दिया जाए और फिर हम ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन को स्टडी कर रहे होंगे। अच्छा, जब मैंने स्पेशल रेजोल्यूशन की स्पेशल बिजनेस की डेफिनेशन देखी ना, तो स्पेशल बिजनेस की डेफिनेशन जो कंपनी एक्ट के अंदर लिखी हुई है उसमें लिखा हुआ है कि अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अपॉइंटमेंट एंड रिम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। इसके अलावा जो भी बिजनेस हैं दैट विल बी कंसीडर्ड एज स्पेशल बिजनेस। यानी कि उसने 3 एग्जाम्पल दे दी। अच्छा, क्या इसका मतलब ये था कि इसके अलावा कोई ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं हो सकता है भाई, बहुत सारे आम ऐसे बिजनेस होते हैं। बिजनेस मतलब वो कारोबार वाला बिजनेस नहीं है, यहाँ बिजनेस का मतलब है क्या? नहीं, नेचर ऑफ द बिजनेस मतलब नहीं है, बिजनेस का मतलब है मुद्दा। ठीक है, बिजनेस का मतलब है यहाँ पे एजेंडा। अभी तो कहा था कि बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड, एजेंडा टू बी डिस्कस्ड, मैटर्स टू बी कंसीडर्ड, ये सारे जो हमारे आम जबान के अल्फाज हैं, तो फिर यहाँ क्या है, मैटर्स टू बी डिस्कस। बहुत आला मौसम बेहतरीन पहुँच गए थे साथ साथ। अच्छा, तो स्पेशल बिजनेस क्या है कि एवरी बिजनेस अदर देन अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अपॉइंटमेंट एंड रिम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, इसके अलावा जो भी वो क्या है, स्पेशल बिजनेस। अच्छा, ऑर्डिनरी बिजनेस के अलावा ऑर्डिनरी बिजनेस में फिर ये 3 चीज़ें भी आ जाएंगी। और एक और ऑर्डिनरी बिजनेस होता है जैसे कि डिविडेंड डिक्लेरेशन, तो दैट इज़ ऑल्सो ऑर्डिनरी बिजनेस। यानी कि कंपनी की जो रूटीन नेचर के फैसले होते हैं, जो रूटीन नेचर के मामला होते हैं, वो जो हर जनरल मीटिंग में ही डिस्कस हो रहे होते हैं। यानी कि हर जनरल मीटिंग में हम लोग ये देख रहे होते हैं कि भाई हमारे ऑडिटर यही हैं, इनकी रिम्यूनरेशन कुछ बढ़ानी है तो वो बढ़ा लेते हैं। फिर हम हर मीटिंग में देख रहे होते हैं कि भाई क्या हमारे पास कोई जो है FS अप्रूव होने हैं, बिल्कुल होने हैं। हर साल FS बनते हैं लिस्टेड कंपनी के, अनलिस्टेड जब भी बनते हैं, और वो हर साल अगर ऑडिट की रिक्वायरमेंट तो फिर ऑडिट होते हैं। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं वो AGM में प्रेजेंट हो रहे होते हैं, और फिर शेयर होल्डर बैठ के सवाल करते हैं भाई कि इतना कम प्रॉफिट क्यों है, इतनी ज़्यादा कॉस्ट क्यों है। वो सारे जो फड्डे करते हैं ना शेयर होल्डर, वो इस मीटिंग में इस तरह से बैठ के करते हैं। ये सब ने अपने पास FS खोले हुए लैपटॉप में, सब बहुत होशियार हैं और सब अपनी अपनी नॉलेज के हिसाब से जो है ना वो सामने पैनलिस्ट से सवाल कर रहे होते हैं। तो बात समझ आई कि व्हाट इज़ ऑर्डिनरी बिजनेस एंड व्हाट इज़ स्पेशल बिजनेस। बसील, ऐसा ही है ना नाम, बसील और जोहेब, क्लियर है? ऑर्डिनरी बिजनेस क्लियर, स्पेशल बिजनेस क्लियर, मौसम क्लियर, डन है। अच्छा जी, अब जब हम लोग ये कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह स्टडी करेंगे रेजोल्यूशन की टाइप्स की, 2 तरह की रेजोल्यूशन होती हैं, एक होती है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एक होती है स्पेशल रेजोल्यूशन, तो इंशाल्लाह ज़्यादा अच्छे से बात समझ आएगी। रेजोल्यूशन की टाइप्स, जैसे कि बिज़नेस की 2 तरह की टाइप्स होती हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस, वैसे ही रेजोल्यूशंस यानी कि फ़ैसलों की भी 2 तरह के फ़ैसले होते हैं। फ़ैसलों में भी 2 तरह के फ़ैसले होते हैं। नंबर 1 इज़ एक आम सा फैसला और एक थोड़ा सा ख़ास नेचर का फैसला, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। अच्छा, ये जो ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन है ना, ये इनकी डेफिनेशन हैं जो कि माइंड मैप से प्रेजेंट कर दी गई हैं। तो आप लोग जब याद कर रहे होगे तो आपने ये माइंड मैप से तो सिर्फ रिवीजन के लिए क्या बुलेट पॉइंट्स मुझे याद रह जाएं, लेकिन उसका जो टेंस स्ट्रक्चर है वो आपको फिर रीड करना पड़ेगा, और वो रीड करोगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा।
और जब यहाँ से बुलेट पॉइंट्स याद होंगे तो फिर ड्राफ्ट तो खुद कर सकते हो, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट अच्छा है, चीज़ें समझ आ रही हैं, तो फिर कोई मसला नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए इंशाल्लाह। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज़ एक तो वो जो है ना वो बोल के ना रेजोल्यूशन मुंह से नहीं निकल पाता। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज़ अ रेजोल्यूशन विच इज़ पास्ड बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एक ऐसी रेजोल्यूशन को कहते हैं विच इज़ पास्ड बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। अच्छा, अब सिंपल मेजॉरिटी लिखे, मैंने पहली क्लास में बात की थी कि लॉ की वर्डिंग्स के साथ हमने छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल मेजॉरिटी, वो कहते हैं ना उदय भाई ने बोला करने का तो करने का, तो विच इज़ पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी। अगर सिंपल मेजॉरिटी लिखा हुआ है तो फिर सिंपल मेजॉरिटी ही लिखना है, हमने ये नहीं लिखना है, हरगिज़ ये नहीं लिखना है विच इज़ पास्ड बाय मोर देन 50%, ये गलत हो जाएगा, हमने ये काम करना ही नहीं है। अगर लिखा हुआ है सिंपल मेजॉरिटी तो सिंपल मेजॉरिटी, और सिंपल मेजॉरिटी कितनी होती है? 50% से ज़्यादा, ठीक है। प्रेजेंट इन पर्सन बाय प्रॉक्सी और थ्रू पोस्टल बैलेट। अब समझ आ रहा है प्रेजेंट इन पर्सन का मतलब क्या है? फिजिकली चला गया। बाय प्रॉक्सी वसील ने ज़ोएब को भेज दिया। थ्रू पोस्टल बैलेट पीओ बॉक्स नंबर पे हम चले गए और जाके कर दिया। अच्छा, 3/4 मेंबर्स नहीं है यार यहाँ पे, वो स्पेशल रेजोल्यूशन के अंदर है। मोहसिन भाई नीचे वाली हेडिंग पढ़ लिया आपने। सिंपल मेजॉरिटी है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के अंदर, स्पेशल के अंदर 3/4 है, वो हम अभी पढ़ते हैं, ठीक हो क्या? तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या है? सिर्फ दो बातें, पास बाय सिंपल मेजॉरिटी, और वो सिंपल मेजॉरिटी चाहे सामने बैठी हो, चाहे कैमरे के उस पार वाले लोग हों, चाहे वो पोस्टल बैलेट से आए गए ख़त हों, ठीक है, या कोई भेजा हुआ बंदा एज अ प्रॉक्सी हो, ठीक है, सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी। और उसमें हर तरह के फिजिकल, ऑनलाइन, हाइब्रिड, इस तरह की मिसाल याद रख लेना, बात समझ आती है। स्पेशल रेजोल्यूशन एक अहम फैसला होने वाला है, कुछ जो अहम फैसले होते हैं ना, कुछ अहम नेचर के फैसले, उसके लिए होती है पास स्पेशल रेजोल्यूशन। जैसे मिसाल के तौर पे किसी डायरेक्टर को रिमूव करना पड़ जाए। अब कोई डायरेक्टर मसले कर रहा है, वो सही परफॉर्म नहीं कर रहा, तो बाकी डायरेक्टर्स उसकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं है कि इसके जो है इसकी जो लो परफॉर्मेंस है उसकी ज़िम्मेदारी हम पे भी आ जाएगी। तो वो अगर चाहें तो एक डायरेक्टर को सारे डायरेक्टर मिलकर रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए भी फिर तरीक़ेकार है कि भाई कैसे डायरेक्टर को रिमूव कर दिया जाएगा, जो कि आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ोगे। इसके अंदर फिर ये कि आप स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो पास करो, और फिर इतने शेयर होल्डर जो है अगर आपको अप्रूवल दें तो फिर आप कर सकते हो। तो स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो पास की जाती है किसी ख़ास तरह के मैटर्स के लिए। और स्पेशल रेजोल्यूशन की जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो इसमें फिर मज़ीद बात करते हैं मिसाल देके। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ स्पेशल रेजोल्यूशन की, तो स्पेशल रेजोल्यूशन एक ऐसी रेजोल्यूशन है विच इज़ पास्ड बाय 3/4 मेजॉरिटी। अब 3/4 मेजॉरिटी को बच्चा क्या लिखेगा एग्जाम के अंदर? विच इज़ पास्ड बाय मोर देन 75%। नहीं भाई, ऐसा नहीं लिखना। जहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी है वहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी, जहाँ पे 3/4 है वहाँ पे 3/4। प्रेजेंट इन पर्सन बाय प्रॉक्सी और थ्रू पोस्टल बैलेट फॉर विच 21 नोटिस डेज हैव बीन गिवन। यानी कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसी। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कब पास हो सकती है? जब सिंपल मेजॉरिटी हो, जो कि प्रेजेंट इन पर्सन बाय प्रॉक्सी और थ्रू पोस्टल बैलेट हो, या किसी भी तरह से जो है ना वो इंसान हाजिर हो। अच्छा, और स्पेशल रेजोल्यूशन जब पास होगी व्हेन इट इज़ पास बाय 3/4 मेजॉरिटी, जो कि प्रेजेंट इन पर्सन होगा, बाय प्रॉक्सी होगा, थ्रू पोस्टल बैलेट होगा। लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए 21 दिन पहले नोटिस भेजना है, लाजमी 21 दिन पहले नोटिस भेजना है। अगर 21 दिन पूरे नहीं हुए और 21 दिन से अंदर नोटिस चला गया, यानी कि 21 डेज नहीं, 20, 19, 18, 17 दिन के अंदर नोटिस चला गया और वो रेजोल्यूशन पास भी हो गई, तो क्या ऐसी रेजोल्यूशन को हम मानेंगे? ऐसी करारदाद को हम मंजूर करेंगे? हम बोलेंगे कि हम ऐसी करारदाद को नहीं मानते। शेयर होल्डर जो है, अगर एक भी शेयर होल्डर खड़ा हो गया ना, बोला भाई मैं नहीं मानता क्योंकि 21 दिन पहले नोटिस नहीं आया, तो फिर क्या होगा? वो रेजोल्यूशन वाइड हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। अच्छा जी, एक चीज़ तो ये हो गई। नंबर 2, अगर रेजोल्यूशन कोई ऐसी थी कि आपने किसी पार्टी से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, रेजोल्यूशन पास कर दी 21 दिन के वायलेशन करके, और किसी पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और अब जब रेजोल्यूशन रिवोक होगी तो उस पार्टी से किए जाने वाले कॉन्ट्रैक्ट को आपको करना पड़ेगा कैंसिल। तो जो आपने उस पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ना, तो वो अब कैंसिल नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि हम किसी और की नुकसान नहीं करेंगे, किसी और का नुकसान अपने गलत फैसलों की वजह से नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है? ये कॉन्सेप्ट आप एक और जगह भी स्टडी करोगे, जब मैं पढ़ूंगा ना तो बताऊंगा, जब हम इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी डिस्कस करेंगे, कि अगर आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमिंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं मिला और आपने किसी पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो बस उसका कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना पड़ेगा।
ठीक है। अच्छा जी, तो स्पेशल रेजोल्यूशन एक ऐसी रेजोल्यूशन है जो कि पास बाय मेजॉरिटी ऑफ 3/4 मेंबर्स प्रेजेंट इन पर्सन बाय प्रॉक्सी और थ्रू सोशल बैलेट फॉर विच 21 डेज नोटिस हैव बीन गिवन इन एडवांस। अब जो एडवांस में बोल रहा हूँ ये लिखा हुआ नहीं है, वो लिखा हुआ है कि फॉर विच 21 डेज नोटिस हैव बीन गिवन टू द शेयर होल्डर्स। ठीक हो गया। और 21 दिन से पहले पहले की मैंने क्या बताया कि अगर कोई नोटिस चला गया, उसकी वायलेशन कर दी गई, तो ऐसी करारदाद को हम बोलेंगे नामंजूर। लेकिन इसकी भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि अगर सारे शेयर होल्डर मान गए कि हाँ ठीक है हम एग्री करते हैं 21 दिन के अंदर अंदर आप कर लो रेजोल्यूशन पास, तो फिर वो रेजोल्यूशन वैलिड कर दी जाएगी, करार दे दी जाएगी। मिसाल के तौर पे एक सब्सिडरी को एक्वायर करना है, बड़ी अच्छी ऑफर है, लो प्राइस में मिल रही है, जो बंदा बेच रहा है वो बेच के बस एग्जिट करना चाह रहा है किसी तरह से, और हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि वो जो है हमारे लिए उसमें बड़ा पोटेंशियल नज़र आ रहा है हमें, और हम उसको एक्वायर करके कुछ अपना बड़ा अच्छा फ़ायदा कर सकते हैं। ठीक है। अब होगा ये कि एक नोटिस चलेगा 18 दिन पहले कि बड़ी एक अच्छी सब्सिडरी हमें नज़र आ रही है सामने, पोटेंशियल सब्सिडरी है और इसको हम एक्वायर करना चाह रहे हैं। तो क्या आप बताओ कि हम इसको एक्वायर कर लें? लेट से उस कंपनी के थे 40 शेयर होल्डर, अगर 40 के 40 ने अपना अप्रूवल दे दिया ना कि हाँ ठीक है मैं एग्री करता हूँ, आप 21 दिन के अंदर अंदर नोटिस अगर नहीं भेजा रहे कोई मसला नहीं है, 10 दिन के अंदर नोटिस भेजा है, 6 दिन के अंदर भेजा है, 5 दिन के अंदर भेजा है, वेरी शॉर्ट नोटिस से भेजा है, सारे शेयर होल्डर ने अपना अप्रूवल दे दिया कि हाँ हमें कोई मसला नहीं है, तो फिर वो करारदाद भी मंजूर हो जाएगी। बात समझ आ रही है? एक्सेप्शन टू 21 डेज नोटिस, स्पेशल रेजोल्यूशन विद लेस नोटिस, लेस देन 21 डेज नोटिस, ऑल मेंबर अग्री टू शॉर्टन नोटिस। यानी कि अगर सारे मेंबरान ने बोल दिया कि ठीक है हमें कोई मसला नहीं है, तो फिर वो करारदाद भी वहाँ पे क्या हो जाएगी? मंजूर हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अगर 40 था, 40 शेयर होल्डर के पास गया नोटिस, 10 दिन के अंदर अंदर गया, लेस देन 10 डेज में गया कि हम एक पोटेंशियल सब्सिडी एक्वायर करने जा रहे हैं, लेकिन एक शेयर होल्डर था जिसको थोड़ा सा मसला, उसने बोला नहीं 21 दिन के अंदर नोटिस नहीं आया, मैं अपना अप्रूवल नहीं देता, तो बताओ क्या ये वैलिड होगा या इनवैलिड होगा? इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि अगर एक ने भी मना कर दिया ना तो मसला हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल मेंबर्स एग्री टू शॉर्टन नोटिस। ठीक है, सब मेंबरान का अग्री करना बेहद ज़रूरी है। और जब हमारी घड़ी में बचते हैं 2 तो होता है प्रैक्टिस का टाइम। चलो जी, कितने सवाल हैं? 10, 11, 12, 3 सवाल हैं। ठीक हो गया, बिस्मिल्लाह करो। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 डिस्कस हाउ अ पर्सन मे बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी। एक बंदा कंपनी का मेंबर किस तरह से बन सकता है? कॉलम उठाएं और लिखना शुरू कर दें। हो गया? लिखो लिखो। क्या लिखा? बस ठीक है। अच्छा, ये तो अगर शेयर हैं तो ठीक है, और अगर शेयर कैपिटल नहीं तो फिर हाँ, तो फिर वो मेंबर नहीं होगा। इसमें एक पॉइंट मिस करोगे। अभी तुम्हारी जो प्रोजेक्शन हमने स्टडी किया है तो उसमें 2 पॉइंट तो हमें लिखने चाहिए थे, लेकिन सोल्यूशन में इसके 3 पॉइंट्स हैं। वो जब चैप्टर का आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे ना, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, यानी कि सब कुछ कंपनी के बारे में बताने के बाद ना यूनिट नंबर 5 में बताया गया कि कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होती है, हालांकि वो पहले बताना चाहिए था। ठीक है, तो कोशिश मैंने यही की थी कि सीक्वेंस वही फॉलो करूं जो कि किताब के अंदर है, अगर मुझे अनलेस कि मुझे लगे कि ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है अभी।
क्या लिखा वसील? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बिजनेस लॉ याद आ रहा है? अच्छा, बस। अच्छा देखो, इसके अंदर ना 3 पॉइंट्स सोल्यूशन के अंदर डिस्कस्ड हैं। क्या चीज़? तो वो शेयर्स आ गया ना, शेयर्स के अंदर आ गया ना। हाँ ठीक है। अच्छा, इसके अंदर सोल्यूशन के अंदर 3 पॉइंट डिस्कस हुए हैं, बट जो हमने अभी तक स्टडी किया हम 2 पॉइंट्स में आंसर करेंगे इसका फ़िलहाल। लेकिन जब हम पढ़ लेंगे कि भाई कंपनी पूरी बनती किस तरह से, सब्सक्राइबर्स कौन होते हैं, मेमोरेंडम फाइल करते हैं, फिर जाके कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाते हैं, तो उसके बाद हम लोग ये पॉइंट भी याद कर लेंगे कि सब्सक्राइबर्स को भी हम मेंबर्स कहते हैं, यानी कि जिन्होंने मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करने का वादा किया उनको भी हम मेंबर कहते हैं। अच्छा, मेमोरेंडम क्या होता है तुमने पढ़ लिया। अच्छा, और बाकी जो 2 पॉइंट्स है उसमें पहला पॉइंट क्या है कि वो बंदा जो शेयर होल्डर है या हु हैज़ एग्रीड टू बिकम द शेयर होल्डर, उसको भी हम मेंबर कहेंगे, या वो बंदा जिसका नाम शेयर होल्डर के रजिस्टर में लिखा हुआ है उसे भी हम मेंबर कहेंगे। तो बस आंसर ने इसको थोड़ा सा ना बढ़ा चढ़ा के लिखा हुआ है। फिर अगर किसी कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं है तो जिसने ये वादा किया है कि मैं इतने अमाउंट की गारंटी देता हूँ तो उसको भी हम क्या कहेंगे? मेंबर कहेंगे। तो बस इतना सा इसका आंसर था। सवाल नंबर 11, अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 ब्रीफली डिस्क्राइब द टर्म स्पेशल रेजोल्यूशन। अब जो ये 3 बुलेट पॉइंट्स है ना, ये इसी को आपने स्पेशल रेजोल्यूशन की डेफिनेशन बना के लिखना है। क्या कहेंगे हम कि स्पेशल रेजोल्यूशन रेफर्स टू अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ मेंबर्स इंटाइटल्ड टू वोट। ठीक है, एक पॉइंट। नंबर 2, members of the company must be present in person or by proxy or through postal ballot. Number 3, the resolution is passed at general meeting with at least 21 days notice specifying proposed resolution. फिर हम बोलेंगे एक्सेप्शन की बात करेंगे। स्पेशल रेजोल्यूशन मे बी पास बाय गिविंग नोटिस फॉर लेस देन 21 days इफ ऑल मेंबर्स entitled टू अटेंड एंड वोट एट एनी सच मीटिंग सो एग्री, यानी कि अगर सारे के मेम्बरान एग्री कर जाएं। अच्छा, मोहसिन भाई ने भी अपना जवाब दिया बड़ा खूबसूरत सा। मोहसिन भाई लिखते हैं कि a person may become member of the company in any of the following ways. Number 1, subscriber to the memorandum are deemed to agree to become member of the company and become members on its registration. वाह बेहतरीन भाई। And in other cases, मोहसिन भाई ये आपने कहाँ से देखा है? सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम वाला पॉइंट आपको कैसे आता है ये बताओ। A person to whom any kind of shares are allotted or who become holder in any class of shares in relation to company not having share capital, a person who has agreed to become member of the company and whose names are entered in the register of members are the members of the company. यार ये मेंबर की तुमने पूरी प्रॉपर डेफिनेशन लिखी है, लेकिन ये लिखी कहाँ से मुझे ज़रा ये बताओ। मुझे जो है ना वो सुबह सुबह का टाइम है, यकीन नहीं आ रहा है। तुमने याद की कोई नोट्स वोट्स से? अच्छा जी, स्पेशल रेजोल्यूशन की भी उन्होंने लिख दिया। मैं पूरा नहीं पढ़ रहा स्पेशल रेजोल्यूशन, वही जो मैंने पढ़ी है। आई टुक हेल्प फ्रॉम द बुक। ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है, अच्छी बात है। सच तो बोल रहा है बंदा, सुबह सुबह रोज़े में झूठ नहीं बोल रहा। अच्छा देखो, मैंने अपने लेक्चर्स के अंदर ही इनिशियल बात की थी कि किताब के हवाले से आईकेएफ की किताब मैंने पहले लेक्चर के अंदर दिखाई थी, जो कि कितनी मुश्किल जो है ना उसके अंदर वर्डिंग्स हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कंपनी सेट की एग्जैक्ट वर्डिंग डिटेल वर्डिंग वहाँ लिखी हुई है। और कुछ प्रेजेंटेशन भी ऐसी है कि आगे जाके जब तुम चैप्टर नंबर 2 देखोगे ना खास तौर पे, तो उसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज और फिर दूसरे क्लॉज को मिला जुला के ना ऑल्ट्रेशन के जो प्रोसीजर्स हैं वो बहुत मिला के लिखे हुए हैं। जैसे अगर मैं मिसाल दूँ कि चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज फ्रॉम वन सिटी टू अनदर विद इन सेम प्रोविंस, फिर फ्रॉम वन सिटी टू अनदर चेंज ऑफ प्रोविंस, और या फिर कोई एक और भी इस तरह का 3 केस होता है उसमें, तीसरा केस एक और नहीं हो रहा अभी। तो उसके अंदर आईकेएफ की किताब में ना बिल्कुल एक पैराग्राफ फॉर्म में चीज़ें लिखी हुई हैं, 2, 3, 4 पैराग्राफ में, और उसके अंदर ना सारे केस कवर हो गए। अब समझ ही नहीं आता पढ़ने वाले को कि भाई इसको याद किस तरह करें, रिटेन किस तरह करें। तो उस आईकेएफ की किताब को पढ़ के कोशिश ये की गई है कि उसको बुलेट पॉइंट्स में हेडिंग वाइज और आसानी से जो है ना वो एक आसान ज़बान में कोई नोट्स बना के दे दिए हैं, जिसका सबूत आपको देगा ये चैप्टर नोट्स। तो यही मैं बता रहा था, यही मैं दिखा रहा था कि ये जो है ना जो भी हमने पढ़ा है, जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, तो इसको कोशिश ये की गई है कि एक प्रॉपर हेडिंग बनाकर चीज़ें दे दी हैं, और जो जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ना जिस सीक्वेंस में पढ़ना है वो इसी किताब की सीक्वेंस फॉलो हो रही है। इवन जो प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं ना वो भी इस किताब की सीक्वेंस है, यानी कि घर जब जाओगे ना अगर प्रिंट करोगे
तो बस तुमने उस पर टिक लगाना है कि हाँ ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। बस ये यूनिट नंबर 3 हमने अभी डिस्कस नहीं किया है, ये हमने डिस्कस करना है। और वरना हाँ ये मैं खुद बनाइए भाई। हार्ड कॉपी फ़िलहाल तो नहीं है, फ़िलहाल तो हार्ड कॉपी नहीं है, क्योंकि एज़ यू नो दिस इज़ आवर फर्स्ट सेशन। तो इस सेशन के बाद फिर जो है वो हार्ड कॉपी अवेलेबल होगी। लेकिन जब तक तुम्हारे इंशाल्लाह एग्जाम हो चुके होंगे और पास हो चुके होंगे, चीज़ करने बैठोगे तो इंशाल्लाह समझ आएगा कि भाई कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है। चलो एग्जाम्पल 13 और 14 यानी कि क्वेश्चन नंबर 12। अभी मैंने सितंबर अटेम्प्ट किया था, CMA और CBA और कॉम्बिनेशन ठीक है, ठीक है। मैं रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। अगर मुझे तो यही लग रहा है कि मेरा रिजल्ट इंशाल्लाह पास होगा, इंशाल्लाह तो मैं अपने टैक्स भी डालूंगा फास्ट में। 4 अगर कर सकते हो तो फिर करना, वरना मैं रिकमेंड नहीं करता 4 कभी भी। करते हैं लोग, करते निकालते हैं भाई, लेकिन मैं पर्सनली हर बंदे को रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि स्लाइट आपको इंटेलिजेंस लेवल बढ़ाना पड़ेगा, और वो बढ़ाना नहीं पड़ता, बेसिकली वो होता ही है इंसान के अंदर। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, सुबह सुबह उठ के आओ। अभी निकले हो ना कंफर्ट जोन से बाहर, मुझे भी निकलना पड़ा, ठीक है। रात देर से सोया, उस फिर सुबह उठ के ना जब क्लास लेने आया ना, तो मुझे अपना 2019 का वो वक्त याद आ गया जब मेरी लॉ की क्लास हुआ करती थी, और यही होती थी इसी कमरे में। तो उसको लेने के लिए ना लॉ और टैक्स की क्लास सुबह सुबह आता था, कोई 8 साढ़े 8 बजे क्लास लगती थी। अब जब अपनी सुबह 9:15 बजे लग रही ना, तो 5 साल पहले वही सामान सब कुछ याद आ गया। चलो सवाल नंबर 12 जो है वो ज़रा पढ़ लो। मेंशन दी स्टेटस ऑफ द पर्सन्स वेदर मेंबर, शेयर होल्डर, बोथ और नन। इनका ज़रा स्टेटस बताओ कि क्या ये मेंबर हैं, क्या ये शेयर होल्डर्स हैं, या दोनों हैं, या कुछ भी नहीं है। आदिल इज़ अ मेंबर ऑफ ABC गारंटीड लिमिटेड, ये इसका मेंबर है, विच डज नॉट हैव शेयर कैपिटल, ठीक है। आदिल हैज़ गारंटी टू कंट्रीब्यूट अप टू 1 मिलियन इफ़ इन केस ऑफ वाइंडिंग अप एट द टाइम ऑफ द कंपनी। बताओ भाई। हाँ, अगर किसी कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है, मेंबर हो नहीं है, तो फिर क्या है, मेंबर है बिल्कुल, क्योंकि अदील सिर्फ मेंबर है, क्योंकि इस कंपनी में शेयर कैपिटल है ही नहीं। मारिया अलॉन्ग विद अदर मेंबर्स ऑफ हर फैमिली सब्सक्राइब टू मेमोरेंडम फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी XYZ प्राइवेट लिमिटेड। देखो, जब आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब करते हो ना, तो आप बन जाते हो मेंबर। जो हमने मेंबर की डेफिनेशन के अंदर ये पढ़ा था कि सब्सक्राइबर टू द मेंबर ऑफ एसोसिएशन, सब्सक्राइबर्स द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या बन जाते हैं, मेंबर्स बन जाते हैं। और फिर जब वो शेयर्स अपने नाम पे कर लेते हैं तो वो फिर शेयर होल्डर बन जाते हैं। द कंपनी हैज़ बीन रजिस्टर्ड बट शेयर सर्टिफिकेट हैव नॉट बीन प्रिंटेड एंड एलोकेटेड येट। कहता है ये बन तो किसी ने सब्सक्राइब तो कर लिया मेमोरेंडम को, लेकिन शेयर सर्टिफिकेट अब तक बने नहीं है, कागजात इनके नाम पे नहीं आए और शेयर्स इनको इशू नहीं हुए। अब बताओ। अच्छा, तो फिर नन ना शेयर होल्डर होंगे, मेंबर होंगे। मेंबर के अंदर अभी तो हमने डिस्कस किया था कि सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो क्या कहलाता है, मेंबर कहलाता है। तो हम मारिया को क्या बोलेंगे, हम मारिया को कहेंगे कि मारिया बाजी आप हो मेंबर, ठीक है, लेकिन आप अभी टेक्निकली शेयर होल्डर नहीं हो। जब आपके नाम पे शेयर इशू हो जाएंगे और शेयर सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, सनद मिल जाएगी, तो उस सनद के बाद आप बन जाओगी शेयर होल्डर। बात समझ आती है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक हो गया। हमारी क्लास कब तक है? 10:30 तक है। और पूछे जाने वाला टॉपिक है हमारे पास एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट एक ऐसे इदारे को कहते हैं जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं हो सकता। तो क्या ये प्रॉफिट नहीं कमा सकता? ऐसा तो नहीं है, प्रॉफिट कमा सकता है, प्रॉफिट कमाने को मसला नहीं है, लेकिन उस प्रॉफिट को अपने ज़ाती मफाद के लिए यूटिलाइज़ करना मना है। ऐसे इदारे जो कि लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करते हैं, जो कि सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं, जो कि माशरे के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं, जो कि अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो वो खोल लेते हैं एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन डेफिनेटली अगर जब आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खोल लो तो उसके लिए आपको कोई गवर्नमेंट से इजाज़त भी लेनी पड़ेगी NPO खोलने के लिए डेफिनेटली, वरना हर बंदा NPO खोलेगा, फंड रेस करेगा, फिर iPhone 15 लेके घूम रहा होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जब आप NPO खोल लो तो उसके लिए जो भी आपकी कंपनी है इट इज़ सब्जेक्ट टू सम स्पेसिफिक रेगुलेशंस, और वो रेगुलेशंस हमें बताई हैं सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट में।
तो कभी कभार वो सवाल पूछता है कि बताओ कि सेक्शन 42 के तहत जो कंपनी एक्ट का सेक्शन 42 है उसके तहत बनने वाली कंपनी का जो है ना वो यही केस है। अब कभी कभार वो सीधे सीधे नहीं बोलेगा एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, तो वो बोल देगा अंडर सेक्शन 42, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्यार से ना लिख भी देखता हूँ। अरे भाई क्या हुआ, मैंने 5 मिनट का ब्रेक क्या लिया, पेन ही बंद हो गया। अंडर सेक्शन 42, ठीक हो गया। सेक्शन नंबर 42 डील करता है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट से। ये 3 इदारे हैं जो कि बड़े वेल रिकॉग्नाइज्ड इदारे हैं पाकिस्तान के, जिनको हम सब जानते हैं कि ये एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है। मैंने पहले जो है ना वो डेमो लेक्चर के अंदर इसके अंदर आईकैप को भी इंक्लूड किया होता, क्योंकि आईकैप भी टेक्निकली एक सॉर्ट ऑफ एनपीओ है, बट आईकैप सेक्शन 42 के तहत नहीं बना कम से, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ से जो है ना उसको हटा दिया। समझने के लिए आप कह सकते हो टेक्निकली कि भाई हाँ एक आईकैप भी जो है ना वो एक तरह की एनपीओ है जो कि कॉमर्स को प्रमोट कर रही है। लेकिन अदर देन दैट अगर मैं शुद्ध एनपीओ की बात करूँ ना बिल्कुल बेहतरीन, तो वो जेडीसी फाउंडेशन है, सैलानी है और ईदी फाउंडेशन है। ये लोग करते क्या हैं, लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं। अच्छा, तो क्या एनपीओ सिर्फ इसलिए बनती है कि गरीबों को खाना खिलाया जाए या जो है ना कोई वेलफेयर होम खोल दिया जाए? क्या सिर्फ इसलिए एनपीओ बन सकती है या कोई और भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं? कोई और भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं इसके अलावा, क्योंकि इन सबका तो तकरीबन आसपास सेम ऑब्जेक्टिव है ना, गरीबों की मदद करना, खाना खिलाना, कपड़े देना, राशन पहुंचाना और शेल्टर होम प्रोवाइड करना, रेस्क्यू करना, इमरजेंसी एम्बुलेंस भेजना। तो क्या सिर्फ सेक्शन 42 नॉट फॉर प्रॉफिट का जो सेक्शन है वो सिर्फ इन्हीं एक्टिविटीज़ के गेट घूमता है या कोई और भी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं? कोई और भी एक्टिविटीज़ होती हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन इससे पहले भी एक सवाल ये है कि कोई बंदा एनपीओ रजिस्टर कराना क्यों चाहता है? अगर मैं ये पूछूं कि कोई बंदा कंपनी रजिस्टर कराना क्यों चाहता है, तो क्या जवाब था? फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी, ताकि उसको लिमिटेड लायबिलिटी की छत मिल जाए, उसके नीचे वो छुप जाए कि उसकी लायबिलिटी हो जाए लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट। कल को कोई बड़ा नुकसान हो जाए तो फिर उसके आगे वो उस चीज़ के लिए लायबल ना करार दिया जाए। ठीक हो गया। तो एनपीओ के लिए भी यही बात है भाई, एनपीओ के लिए भी क्या बात है, यही बात है कि बंदा एनपीओ रजिस्टर इसलिए कराता है ताकि उसको लिमिटेड लायबिलिटी की प्रोटेक्शन मिल जाए। वो तो वैसे ही लोगों के लिए काम कर रहा है, लेकिन कल को अगर कोई नुकसान हो गया, ठीक है, तो फिर क्या होगा? जिन्होंने फंड्स वगैरह दिए हुए हैं, जो कि इसके मेंबरान हैं, जिन्होंने इसको खून पसीना दिया है, जिन्होंने उसको बनाया है, तो वो तो अच्छा काम करने जा रहे थे, लेकिन कल को कोई ऐसा बुरा हो गया तो उनकी तो बचत हो ना, ठीक है। लेकिन हम आगे जाके इसी के अंदर एक चीज़ पढ़ेंगे कि एनपीओ को ये प्रिविलेज हासिल है कि वो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के तौर पे ऑपरेट तो कर सकता है विदाउट एडिंग द वर्ड लिमिटेड। तुम अगर देखो तो जेडीसी फाउंडेशन पाकिस्तान है, कहीं लिमिटेड नज़र आ रहा है? नहीं, एनपीओ को प्रिविलेज है। सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट, कहीं लिमिटेड लिखा हुआ आ रहा है? नहीं, लेकिन लायबिलिटी लिमिटेड है। ईदी फाउंडेशन, कहीं लिमिटेड लिखा हुआ नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा है। तो सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट ने इनको ये प्रिविलेज दिया है कि ठीक है, आप एज अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी ऑपरेट करो विदाउट एडिंग द वर्ड लिमिटेड टू योर नेम। ठीक हो गया। अच्छा, अब जब आप एज अ एनपीओ ऑपरेट करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो आप जाओगे कमीशन के पास और लोगे लाइसेंस। कमीशन कौन है? जो कि तमाम कंपनीज का कौन है? रेगुलेटर्स है। जैसे हमने कल बात की कि हमारा रेगुलेटर कौन है, ऑडिट फर्म्स का रेगुलेटर कौन है? आईकैप। आईकैप देख रहा होता है सारी चीज़ें, सारे मैटर्स। इस तरह इंटर मैट्रिक बोर्ड का रेगुलेटर कौन है? उनके अपने बोर्ड हैं, HEC हो गया, खान हो गया, सही है, ठीक हो गया, मौसम सही कह रहे हो, HEC हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से इनका रेगुलेटर कौन है इन सारी कंपनीज़ का? SACP। तो जैसे ही आपने एनपीओ ऑपरेट करने का सोचा तो आपको सबसे पहले लेना पड़ेगा लाइसेंस। लाइसेंस लिए बगैर आप एनपीओ नहीं रन कर सकते। जैसे कि एक इंसान को गाड़ी चलानी है, अगर मुझे गाड़ी चलानी है तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? एक गाड़ी खरीदनी पड़ेगी। गाड़ी नहीं खरीदूंगा, गाड़ी तो खरीदूंगा ना, सही है, गाड़ी होगी तो गाड़ी का लाइसेंस बनवाऊंगा ना। उसके बाद क्या होगा कि मेरी उम्र कोई 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। कुछ क्राइटेरिया होगा ना कि मैं साउंड माइंड हूँ, मैं जो है ना वो पागल नहीं हूँ, कोई ऐसी हालत में ना हूँ कि मैं तो कभी सेन हूँ कभी इनसेन हो जाऊँ। 18 साल से ऊपर उम्र होनी चाहिए, ज़हनी तवाज़ुन जगह पे होना चाहिए और ड्राइविंग आनी चाहिए। आपस की बात है, ऑटो आती है, मैनुअल नहीं आती, लेकिन ड्राइविंग आती है भाई, ड्राइविंग होती है, ठीक है। तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए क्या है? यही शर्त है। इसी तरह से अगर मुझे एक एनपीओ ऑपरेट करना है तो उसके लिए भी कुछ शराइत हैं। वो शराइत में कमीशन ने बता दी हैं कि अगर आपको एज एन एनपीओ ऑपरेट करना है
तो आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पे बनना पड़ेगा, आपको एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पे बनना पड़ेगा, लेकिन आपके ऑब्जेक्टिव्स इन 12 या इन 11 में से कोई एक होना चाहिए या इसके अलावा कोई और। अच्छा, फॉर प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, यानी कि जो हमारा आई का हमारा प्रोफेशन है, आर्ट, रिलीजन, साइंस, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, चैरिटी, कितने हो गए? 4, 5, 6, 7, 8, फिर रिसर्च, स्पोर्ट्स, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, कितने हो गए? 11। और 11 बताने के बाद आपकी किताब कहती है कि एनी अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर आपको एनपीओ का लाइसेंस चाहिए तो शर्त में से शर्त नंबर 1 क्या कि आपको एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के नाम पर रजिस्टर करना पड़ेगा फॉर प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, सोशल वेलफेयर, एजुकेशन, प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट, रिसर्च, स्पोर्ट्स, रिलीजन और एनी अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट। अफसोस की बात यह है कि इसको आपको करना पड़ेगा याद। अब अगर कोई आपको बोले कि भाई ठीक है नहीं याद नहीं करो, कॉन्सेप्ट ले लो हो जाएगा, तो फिर ऐसा नहीं चलता। जैसे स्पेशल रेजोल्यूशन डेफिनेशन है, कॉन्सेप्ट तो है लेकिन 2-3 दफ़ा घुमाना पड़ेगा जहन में अच्छे से ताकि डेफिनेशन रिप्रोड्यूस कर सको। तो इसी तरह से अगर हमारे पास कंडीशन ऑफ ग्रांट ऑफ लाइसेंस आ गई तो ये शराइत क्या करनी पड़ेंगी? याद करनी पड़ेगी कि शर्त नंबर 1 क्या है कि फॉर्म जैसा पब्लिक लिमिटेड कंपनी फॉर प्रमोशन ऑफ दिस। नंबर 2, प्रोहिबिट पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स, यानी कि वो कंपनी जो प्रॉफिट कमाएगी उस पर डिविडेंड अपने मेम्बरान को नहीं दे सकती। प्राइवेट कंपनी दे सकती है? दे सकती है। पब्लिक कंपनी दे सकती है? तो ये भी तो पब्लिक कंपनी है, लेकिन ये एनपीओ है। ये एनपीओ है। एनपीओ का मकसद क्या था कि हम लोगों की फलाह और बहबूद के लिए काम करेंगे, हम अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे, मुल्क की तरक्की के लिए काम करेंगे, कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारे नाम को नुकसान पहुँचे। तो अगर ये प्रॉफिट कमाना शुरू हो गया बहुत सारा और उसमें से हैवी डिविडेंड विड्रॉ करके अपने घर लेने लग गए और अपनी ज़मीनें बना ली, तो लोग क्या समझेंगे कि इन्होंने खोला एनपीओ। पहले एक बंदे ने कंट्रीब्यूट किया, 2 ने किया, 3 ने किया, 4 ने किया, 6, 7, 8 साल गुजरे, बिजनेस एक्सपेंड हो गया, अब इंटरनेशनल डोनर्स आ गए, बेहतरीन किस्म के, भाई सैरियाँ भी हो रही हैं, अफ्तारियाँ भी हो रही हैं, उसमें से फिर वो अपने डिविडेंड निकाल के अपने घर लेके जा रहा है और तुम ज़मीनें बना रहा है। ठीक है भाई, रिलेट नहीं करो, मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर कोई बंदा ऐसा करता है तो फिर क्या वो ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इसलिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कैसे देखेंगे कि भाई ये डिविडेंड दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? इनके अकाउंट्स देखेंगे। तो वो कौन मंगाएगा? एससीसीपी मंगाएगा, चेक करेगा भाई अपने ज़रा अकाउंट्स तो दिखाओ कि कितना पैसा आया, कहाँ खर्च किया। ठीक है, इनका भी ऑडिट होगा। ठीक है, प्रोहिबिट डिविडेंड पेमेंट्स टू इट्स मेंबर्स। नंबर 3, प्रॉफिट यूज इन प्रोमोटिंग ऑब्जेक्ट्स। अब ये ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं? ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इसी में पैसा तुम्हारा री इन्वेस्ट होना चाहिए, यानी कि जो तुमने प्रॉफिट कमाया उसको री इन्वेस्ट करोगे किसके अंदर? जहाँ कॉमर्स है तो कॉमर्स, आर्ट्स, रिलीजन, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, वेलफेयर, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एट्सेट्रा। यानी जिस पर्पस के लिए भी तुमने अपना एनपीओ खोला है उसी चीज़ के अंदर तुमने जाके अपने पैसे दोबारा री इन्वेस्ट करने हैं। नंबर 4, एक्टिविटीज़ लॉफुल एंड इन नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि तुम्हारी कोई भी एक्टिविटीज़ पाकिस्तान के नाम को नुकसान ना पहुँचाती हो। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई एनपीओ बनती है, एनजीओ बनती है और फिर वो पाकिस्तान के अगेंस्ट ही किसी मकसद के अंदर यूज़ हो रही होती है। ठीक है, तो आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं एनपीओ की वो कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके प्यारे वतन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं जानी चाहिए। क्लियर है? नंबर 5, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इन अकॉर्डेंस विद टेबल एफ होना चाहिए। अब ये टेबल एफ क्या है? ये आपकी किताब में बनाया हुआ नहीं था, वरना मैं छाप देता उधर उठा के, बस बताया हुआ है कि भाई एक टेबल एफ है, वो उसके तहत जो है ना वो मेमोरेंडम होना चाहिए। ठीक है, तो बस ये 5 याद करने वाले पॉइंट हैं कि अगर आपको एक लाइसेंस चाहिए है टू ऑपरेट एज अ कंपनी बट लिमिटेड लायबिलिटी का भी टैग लगे और लिमिटेड लायबिलिटी लिखना भी ना पड़े और वो हो आपकी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर उस कंपनी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। और लाइसेंस अगर आपने लिया है तो फिर उसके लिए कुछ कंडीशंस पूरी करोगे तो फिर आपको लाइसेंस मिलेगा। नंबर 1, फॉर्म्ड एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, रिलीजन, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट और एनी अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट। 8 में तो मुझे भी याद हो गया बैठे बैठे। नंबर 2, प्रोहिबिट डिविडेंड पेमेंट ऑफ इट्स मेंबर्स। क्या वो डिविडेंड विड्रॉ कर सकती है एनपीओ? नहीं कर सकती। अपने मेम्बरान को किसी भी किस्म का प्रॉफिट का हिस्सा नहीं देगी। जो प्रॉफिट आएगा उसको क्या करेगी? री इन्वेस्ट कर देगी इनटू द बिजनेस फॉर विच दे आर ऑपरेटिंग। प्रॉफिट यूज इन प्रोमोटिंग ऑब्जेक्ट, वही वाली बात कि अगर कोई प्रॉफिट कमाया है तो जिस पर्पस के लिए एनपीओ एस्टैब्लिश की थी उसी के अंदर जाके आपने री इन्वेस्ट कर देना है। नंबर 4, एक्टिविटीज़ लॉफुल एंड इन नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके प्यारे वतन पाकिस्तान के अगेंस्ट आपकी कोई भी एक्टिविटी
नहीं जानी चाहिए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इन अकॉर्डेंस विद टेबल एफ, यानी कि जो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो बनना चाहिए टेबल एफ के तहत। लाइसेंस ग्रांटिंग कंडीशन, इसके अलावा भी अगर कोई और कंडीशन लगाना चाहे ना कमीशन तो वो लगा सकता है, और जो कंडीशन आप कमीशन लगाएगा आपकी कंपनी के ऊपर तो वो आपने अपने मेमोरेंडम के अंदर शामिल कर देनी है कि भाई ये कंडीशंस हैं जो कि कमीशन ने हमारी कंपनी के ऊपर इम्पोज की है। अच्छा, एससीसीपी को मैं प्यार से कमीशन भी कह सकते हैं, ठीक है जी। तो हमने अब तक क्या पढ़ा कि एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट्स सेक्शन 42 के तहत बनती है, और इसलिए बनती है ताकि लोगों की फलाह बहबूद के लिए कुछ काम किया जाए, सोशल वेलफेयर के लिए काम किया जाए। और रजिस्ट्रेशन एनपीओ के तहत एनपीओ के लिए क्यों करानी पड़ती है? फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। जो बाकी कंपनीज का जवाब वही इसका जवाब। कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस, अगर मुझे लाइसेंस चाहिए तो फिर मैं पब्लिक कंपनी के तौर पे फॉर्म होऊंगा फॉर प्रमोशन ऑफ दो सब्जेक्ट्स। फिर डिविडेंड पेमेंट मना है, डिविडेंड पेमेंट सख्ती से नहीं करूंगा। अगर कोई प्रॉफिट कमाया है तो उसको रीइन्वेस्ट करूंगा। एक्टिविटीज़ प्यारे वतन पाकिस्तान के अगेंस्ट कभी भी नहीं होना चाहिए, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टेबल एफ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब देखो, जैसे ये आज पढ़ लिया ना, इसको जब घर जाके रिवाइज करोगे, रात को सोने से पहले रीड आउट करोगे ना, तो इंशाल्लाह मेमोरी में आ जाएगा। और हफ्ते के एंड पे जब टेस्ट होगा, लेट्स अगर चैप्टर के एंड पे, तो जब रिवाइज करने बैठोगे तो इंशाल्लाह ताला अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। और चैप्टर 1 अभी चल रहा है, सेशन का स्टार्ट है, तो इसी के तवज्जुह से एक बात उन लोगों को भी कह रहा हूँ जो कि कैमरे के उस पार मुझे देख रहे हैं, तो अपने नोट्स बनाना सीखो, ठीक है। खुद मेहनत करना सीखो। मैंने तो मेहनत कर दी है, लेट्स से मैंने नोट्स बना दी, कोई इतना बड़ा कमाल नहीं किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोवाइड करना। सॉफ्ट में भी नोट्स दे दिए, लेक्चर नोट्स दे दिए, हार्ड जो है वो हमारा चैप्टर नोट्स है पीडीएफ वो भी दे दी, लेकिन इसके बावजूद क्या वो सफिशिएंट है? मैं कहूँगा कि नहीं है। अपना काम खुद करो। जो अपने हाथ से लिखोगे, जो अपने हाथ से समरी बनाओगे, अपने हाथ से एग्जाम्पल लिखोगे, वो हमेशा काम आएगी, हमेशा काम आएगी। मेहनत बहुत लगती है, लेकिन वो एंड में तुम्हें इतना फ़ायदा पहुंचाएगा तुम्हारी सोच है। मतलब अगर तुमने ये करना है कि बुक प्रिंट करा लो, नोट्स प्रिंट करा लो, उसके ऊपर लिख लो, चलो वो भी ठीक है, चलेगा, मसला नहीं है। लेकिन अपने हाथ से अगर शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स नोट बनाते हो, उसके ऊपर एग्जाम्पल लिखते हो, रेड से हाईलाइट करते हो, कोई मिसाल क्लास की है तो वो लिख दी, तो रिवीजन में ना बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है कि ठीक है भाई, टीचर ने क्लास में ये बात डिस्कस की थी और इसकी मिसाल ये है, हाँ ये तो मुझे आता है, और इस सवाल के अंदर जो है ना ये चीज़ डिस्कस हुई थी और ये मैंने थोड़ा सा पॉइंट मिस किया था। जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी उसके अंदर आ रहा है, उसके अंदर तुम कोई चीज़ पॉइंट भूल गए हो तो उसी प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर लिख दिया, हाँ मैंने जो है ना इस सवाल में ये चीज़ मिस की थी। तो रिवीजन के वक्त ना वो गलतियाँ दोहरा रहे होगे, तो एग्जाम में जाके इंशाल्लाह वो गलती तो नहीं करोगे, कोई और नई गलती करके आ जाओगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। फिर लाइसेंस ग्रांटिंग कंडीशन, कमीशन अगर चाहे तो इसके अलावा भी कोई शराइत व ज़वाबित लागू कर सकता है, और वो शराइत व ज़वाबित हमें लिखनी है कहाँ पे? अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। प्रिविलेजेस एंड एसोसिएशन, प्रिविलेजेस एंड ऑब्लिगेशन, यही मैंने ऊपर बात डिस्कस कर दी है कि रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको प्रिविलेज मिल जाएंगी सारी लिमिटेड कंपनी की, विदाउट एडिंग द वर्ड लिमिटेड और गारंटी लिमिटेड, ठीक है। आप एक लिमिटेड कंपनी के नाम पर ऑपरेट कर सकते हो बजाय अपने नाम के साथ लिमिटेड और गारंटी लिमिटेड शामिल करने में। क्या ये लाइसेंस जो एसएससीपी ने दिया है वो वापस ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। जो लाइसेंस देने वाला है वो रिवोक भी करता है। क्या लोगों की मेंबरशिप कैंसिल नहीं होती? हो जाती हैं भाई, प्रोफेशनल बॉडीज़ की मेंबरशिप कैंसिल हो जाती हैं, कोई ऐसी चीज़ कर दी। क्या एफिलिएशंस कैंसिल नहीं हो जाती? एफिलिएशंस भी कैंसिल हो जाती हैं। तो इसी तरह से अगर आपको कमीशन ने लाइसेंस दिया है तो क्या वो आपके पास हमेशा रहेगा? नहीं, रिवोक भी कर सकता है। लाइसेंस रिवोक क्यों होगा? नॉन कंप्लाइंस, और कोई रॉन्गफुल एक्टिविटीज़ कर ली होंगी, और स्कैम कर दिया होगा, और कोई ब्रीच हो गया होगा। जो लिमिटेड कंपनी पावर, जो लिमिटेड कंपनी की पावर्स होती हैं कंपनीज की, तो उसको एक्सीड कर दिया, पावर्स को एक्सीड कर दिया होगा, ठीक है। और डिस्क्वालीफाइड बाय लॉज है, तो उससे भी रेगुलेशन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ मतलब? कमीशन ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई, ठीक है, कमीशन ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है और वो हमने ब्रीच कर दिया। अच्छा, मोहसिन भाई ने किताब से अगेन आंसर देख के बताया है कि द नंबर ऑफ मेंबर हैज़ रिड्यूस बिलो 3, ठीक है, ये भी ठीक है। चलो जी, अब पढ़ते हैं। क्या ये जो कमीशन ने कंडीशंस लगाई हैं इनमें से किसी भी अगर मैं वायलेशन कर दूं तो क्या मेरा लाइसेंस ख़तरा है कैंसिल होने का? बिल्कुल है। तो पढ़ लेते हैं कि ऐसी कौन सी शराइत हैं, ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं कि जब मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। ये माइंड में आप देख रहे हो फुल टाइट करके बना हुआ है, एक एक करके पढ़ते हैं। नंबर 1, द कंपनी हैज़ नॉट फॉलोज रूल्स और कंडीशंस, यानी कि जो शराइत और ज़वाबित उसको बताई हुई हैं तो उसको पूरा नहीं किया गया।
जैसे मिसाल के तौर पे अगर उसको बोला हुआ है कि आपने जो है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करवानी है और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करवाने के लिए लाइसेंस लिया गया है और वो कंपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराने के अलावा हर चीज़ करा रही है, तो टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री की थी लाइसेंस देने के लिए, उसकी वायलेशन कर दी, तो फिर क्या होगा? लाइसेंस कैंसिल। कहाँ चला गया? तो फिर भाई आपका हो जाएगा लाइसेंस, बोलो भाई, कैंसिल। ठीक है। नंबर 2, नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स। अगर कंपनी ने अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की जो कि उसको सेक्शन नंबर 42 ने बताई हैं, तो फिर क्या हो जाएगा? लाइसेंस कैंसिल। नंबर 3, एक्शन प्री जुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि इसकी एक्टिविटीज़ से आवामुन नास को ख़तरा पहुँच रहा हो। अब वो कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं ये नहीं बताया, तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, अगर मैंने इस पर कुछ एग्जांपल सर्च की कि कौन कौन सी ऐसी एग्जांपल होती हैं जो कि प्री जुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट हो। एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, एक एनपीओ है वो कोई ऐसा काम करी जिससे एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है। नंबर 2, मनी लॉन्ड्रिंग या क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग कर रही है। नंबर 3, ऐसी फार्मा कंपनी जो कि लोगों की सेहत से ज़्यादा अपने प्रॉफिट का सोच रही है। ठीक है, तो वो भी हो जाएंगी एक्टिविटीज़ प्री जुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट। अच्छा जी। नंबर 3, नॉट सबमिटेड रिपोर्ट्स स्टेटमेंट्स फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स। मैंने बात की थी ना कि डिविडेंड पेमेंट जो है वो मना है, डिविडेंड पेमेंट आप नहीं कर सकते। तो कैसे चेक करूँगा कि डिविडेंड पेमेंट हुई है या नहीं हुई है? एफएस देख के। अगर आप 2 कंसेक्यूटिव सालों तक अपने एफएस जमा नहीं कराओगे तो फिर भी आपका लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। अच्छा, यानी कि 2021 में कराई, 22 में नहीं कराई, लाइसेंस रिवोक? हाँ कराया था, 22 में नहीं कराया, तो क्या हो जाएगा? अगर 23 में नहीं कराया तो फिर रिवोक हो जाएगा। चलो 23 में करा दिया, 24 में नहीं कराया, फिर भी नहीं होगा। 25 में कराया, 26 में नहीं कराया, फिर भी नहीं होगा। 27 में नहीं कराया, 28 में नहीं कराया, हो जाएगा रिवोक। अच्छा, टू कंसेक्यूटिव ईयर क्यों लिखा हुआ है? जब आप एफएस देते हो ना तो उसमें प्रायर ईयर की फिगर्स भी आ रही होती हैं, तो वहाँ से वेरीफाई हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो 2 कंसेक्यूटिव सालों तक अगर आपने जमा नहीं कराई हैं तो फिर लाइसेंस कैंसिल। एग्जामिनर आपको धोखा देने के लिए ये बात कह सकता है कि उसने 2 सालों तक एफएस जमा नहीं करा है, या फिर वो ये बोलेगा कि इसने तो वायलेशन कर दी है और 2 से ज़्यादा सालों तक एफएस जमा नहीं करा है, तो आपके लाइसेंस कैंसिल करा दोगे? नहीं, देखोगे कि 2 कंसेक्यूटिव ईयर हुए हैं या नहीं हुए हैं। एक्टिविटीज़ पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ हो, नंबर ऑफ़ मेंबर्स 3 से कम हो जाए, वो किसी ना किसी इलीगल या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल हो, नो एक्यूरेट ऑनेस्ट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ दोस्त मैनेजिंग, यानी कि जो इसके मालिकान हैं उनके एक्यूरेट फाइनेंशियल रिकॉर्ड नहीं है। यानी कि जब हमें ओनर पे ही भरोसा नहीं है कि भाई इसके पास पैसे आ कहाँ से रहे हैं, ये तो जो है ना वो बड़ी गाड़ियाँ वाड़ियाँ ख़रीद रहा है और एक एनपीओ भी चला रहा है, तो लोग क्या समझेंगे कि भाई एक तो डाले में घूम रहा है, ऊपर से एनपीओ भी चला रहा है, करता भी वेलफेयर का काम है, 2 पट्टे की चप्पल और शर्ट पहने घूम रहा होता है, लेकिन घूम भी डाले में रहे, तो पैसे कहाँ से आ रहा है? तो होगा नहीं होगा। तो उस बंदे को जो कि एनपीओ चला रहा है उसको भी अपने एक्यूरेट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स सबमिट कराने हैं, ताकि पता चल सके कि उसके पास भी अगर कोई वेल्थ है, कोई चीज़ है, तो वो कहाँ से आ रही है। समझ आ रही है बात? और कोई किसी मिसाल में कोई मसला? सब क्लियर है? मौसम भाई क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? क्लियर। इन्वॉल्व इन फ्रॉड या रॉन्गफुल एक्ट्स, फंडिंग टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग, लीडरशिप नॉट फॉलोइंग रूल्स, यानी कि जो उसके मेम्बरान हैं यानी कि जो बानी हैं वो रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि हमें लगे जिस पे लाइसेंस रिवोक कर देना चाहिए, इसके अलावा कोई आपने ऐसी हरकत कर दी जो हमें लगे कि इस बात पे भी लाइसेंस रिवोक होना चाहिए, तो लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। फजूल में एक छोटी सी बात को ना इतना लंबा तूल दे दिया लाइसेंस की कैंसिलेशन के ऊपर कि ताकि सारे चोर दरवाजे बंद हो जाएँ। जब इतनी सारी वो लगाई जाती है ना तो इसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि सारे चोर दरवाज़ों को बंद कर दिया जाए। यानी कि अगर वो सिर्फ ये बोलते ना कि आपने वो जो कंडीशन हैं वो फुलफिल नहीं की तो फिर आपका लाइसेंस रिवोक हो जाएगा, तो उसके अलावा कोई और वायलेशन करता और जाके बोलता भाई ये थोड़ी ना कंडीशन थी, मैं तो उस कंडीशन की वायलेशन नहीं करी। तो सारे मैक्सिमम चोर दरवाज़ों को बंद करने की कोशिश की गई है, और इसका खुलासा यही है कि जो आपने अगर टर्म्स एंड कंडीशन पूरी नहीं करी हैं तो फिर आपका लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। इलीगल फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हैं तो लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। जो इसका ओनर है उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड एक्यूरेट नहीं है, लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। अगर आपने 2 साल तक कंसेक्यूटिव अपने एफएस सबमिट नहीं कराए, लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। नंबर ऑफ़ मेंबर्स, मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स की तादाद क्या है एनपीओ के लिए? 3 से कम होंगे तो लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। लीडरशिप नॉट फॉलोइंग रूल्स, टेररिज्म मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हो, या इसके अलावा कोई भी ऐसी मुशाबहत रखने वाली हरकत पे हम लाइसेंस रिवोक आपका कर सकते हैं। लेकिन लाइसेंस रिवोक करने से पहले कमीशन आपको बुलाएगा, कमीशन आपको बुलाएगा और बोलेगा मेरे प्यारे भाई
ज़रा आके मुझे अपना चेहरा तो दिखाओ। बोलेगा मेरे प्यारे भाई मेरी तरफ तो देख, ठीक है, मेरी आंखों में तो देख। लाइसेंस रिवोक करने से पहले वो आके बोलेगा इधर आओ मेरी बात सुनो और 9:30 बजे कल सुबह मेरे ऑफिस आ जाओ। कमीशन बोलेगा कि कल सुबह 9:30 बजे। अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है सचमुच, तो मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए टाइम लॉक किया है, तो कल सुबह 9:30 बजे मेरे ऑफिस में आ जाना, क्योंकि बहुत कम लोगों को मैं देता हूँ अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो कल सुबह 9:30 बजे आप आओ और मुझे बताओ कि आपका लाइसेंस क्यों रिवोक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो भाई ये 9:30 का टाइम लिख के नहीं आना पेपर में, ये मिसाल याद आ गई थी तो मैंने दे दी। लेकिन बात सारी क्या है कि लाइसेंस रिवोक करने से पहले कमीशन क्या करेगा, आपको देगा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड और बोलेगा ठीक है आप आओ ज़रा, आप मुझे बताओ कि आपने ये वायलेशन की है, इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है, अपना मौक़िफ़ बयान कीजिए। अगर हमें लगेगा कि आपके मौक़िफ़ सही है और आपका लाइसेंस कैंसिल नहीं होना चाहिए तो हम आपका लाइसेंस कैंसिल नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमें लगा कि आपका मौक़िफ़ गलत है, आप बात दुरुस्त नहीं कर रहे, आप सच नहीं बोल रहे हैं, आपने वायलेशन कर दी है, आपने खिलाफ वर्जी कर दी है, तो फिर आपका लाइसेंस हम करेंगे कैंसिल। ठीक हो गया। कैंसिल करने से पहले रिटन नोटिस देगा कि भाई मिस्टर ABC जो आप NPO चला रहे हो इसने की है वायलेशन और हमें इतला मिली है कि आप कर रहे हो टेररिज्म फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग, तो आप ज़रा आइए और हमारे ऑफिस में सलामी लीजिए कल सुबह 9:30 बजे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? मोहसिन भाई क्लियर? ज़ुहैब, बसील क्लियर? यस, गुड। इफ़ेक्ट ऑफ रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। अगर मेरी बाइक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए या मेरी गाड़ी का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए तो फिर क्या होगा इससे? मैं गाड़ी नहीं चला पाऊँगा, ठीक है, और चलाया तो फ़ाइन होगा, पेनल्टी होगी, ठीक है, यानी कि मुझ पे हर किस्म की पाबंदी लग जाएगी, ठीक हो गया। इसी तरह से अगर मेरा लाइसेंस रिवोक हो जाएगा तो फिर क्या मैं अपना NPO ऑपरेट कर पाऊँगा? मैं अपना NPO भी ऑपरेट नहीं कर पाऊँगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने तमाम के तमाम ऑपरेशन बंद करने पड़ेंगे, क्लोज़ करने पड़ेंगे। तो NPO के लिए सेक्शन 42 आपका कहता है कि अगर आपका लाइसेंस रिवोक कर दिया जाएगा तो फिर यू शैल स्टॉप ऑल योर ऑपरेशंस। आपने अपने तमाम के तमाम ऑपरेशन बंद कर देने हैं एक्सेप्ट रिकवरी ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। यानी कि अगर इसने किसी को उधार दिया हुआ है, इसने किसी को ऐसा माल बेचा है और उससे पैसे आना बाकी हैं, तो बस आप वो पैसे रिकवर कर लो और अपने सारे एक्टिविटीज़ बंद कर दो। कोई सैरी नहीं कराओगे, कोई अफ्तारी नहीं कराओगे, कोई ब्लड डोनेशन ड्राइव नहीं करोगे, कोई जो है वो आप किसी किस्म का राशन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करोगे, कोई आप फंड रेजिंग नहीं करोगे। हाँ, लेकिन अगर कोई आपका उधार बाकी है तो वो उधार आप जो है वो ले लो, सामने वाले से वापस ले लो। इसके अलावा तमाम एक्टिविटीज़ बंद कर दो। यू शैल स्टॉप ऑल योर एक्टिविटीज़ एक्सेप्ट रिकवरी ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, पहली चीज़। नंबर 2, नो डोनेशंस अलाउड, किसी से भी मांगना अलाउ नहीं है। नंबर 3, अपने एसेट्स आफ्टर सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी एक ऐसी NPO को ट्रांसफ़र कर दो जिसके सिमिलर पर्पस हो। बड़े मज़े का पॉइंट है। पहले पॉइंट क्या पढ़ा हमने कि अपने सारे ऑपरेशन बंद कर दो एक्सेप्ट रिकवरी ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। नंबर 2, कोई डोनेशन अलाउ नहीं है, आप किसी भी सोर्स से किसी भी किस्म का डोनेशन रेस नहीं कर सकते। नंबर 3, अपने एसेट्स आफ्टर सेटलमेंट ऑफ द लायबिलिटीज़ किसी दूसरी NPO को ट्रांसफ़र कर दो हैविंग सिमिलर पर्पस। इसका मतलब क्या है? हाँ, इस तरह ज़रूरी है, यानी कि जो आपके एसेट्स हैं वो आप बेच बाज के नहीं कर सकते, वो आपने ट्रांसफ़र करने हैं सिमिलर NPO को। क्या चीज़? नहीं, डोनर को वापस नहीं करना। उसने बोला है कि आपने एक दूसरी NPO को सिमिलर पर्पस जिसका है उसको ट्रांसफ़र करना है, तो फिर करना है यार। इसमें लिखा हो तो नहीं कि आप कंसिडरेशन ले सकते हो नहीं ले सकते हो, सिर्फ ट्रांसफ़र करने की बात की है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि आप प्रॉफिट चार्ज करोगे, रिम्यूनरेशन रखोगे, क्योंकि वो पैसा तो आपका अपना था ही नहीं, वो पैसा तो डोनर्स का था। वो पैसा क्यों दिया था? अच्छा, कभी डोनर अपना पैसा दिया हुआ वापस लेता है? डोनेशन दे देता है तो दे देता है ना। तो वो क्या चाहता है, डोनर क्या चाहता है बेसिकली, कि जो मेरा पैसा है वो लगता रहे यूज़फुल ऑब्जेक्ट्स के अंदर, वो लगे लोगों की फलाह बहबूद के लिए, वो काम आना चाहिए, उससे कोई नेक काम होना चाहिए। तो अगर ये लोग बंद हो रहे हैं, अपना बिजनेस बंद करना है, अपना NPO बंद कर रहे हैं, तो ये अपने एसेट्स दूसरी कंपनी को बेचेंगे जिसके सिमिलर पर्पस हैं। बेचेंगे नहीं, सॉरी, ट्रांसफ़र करेंगे। तो मुझे ना सेल करने में बेचने पे लगा दिया, ठीक है। तो ट्रांसफ़र कर देंगे हैविंग सिमिलर पर्पस। मिसाल के तौर पे कि अगर मैं बात करूं JDC का अगर लाइसेंस रिवोक हो जाता है, ठीक है, तो JDC क्या करेगा? ED फाउंडेशन को अपने तमाम क्या करेगा? ऐसे ट्रांसफ़र कर देगा। यानी कि अगर वो उसके एसेट्स में हमारे पास टेबल्स आ रही हैं, देगें आ रही हैं, थाले आ रही हैं, और लेट्स से ऑफिस के ACs आ रहे हैं, इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, फर्नीचर्स आ रहे हैं, कहीं स्कूल बनाया हुआ है तो तमाम स्कूल की चेयर आ रही हैं, टेबल्स आ रही हैं, सारे जितने एसेट्स हैं ना वो ट्रांसफ़र कर देगा किसको?
ईदी फाउंडेशन को। या अगर सैलानी वाला काम करने जा रहा है, सैलानी भी जो है ना वो दस्तरखान लगाता है और स्कूल्स पढ़ाता है, सब कुछ करता है, तो सारा का सारा जेडीसी का जो भी एसेट बेस है ना वो ट्रांसफ़र कर देगा किसको, उठा के सैलानी को, क्योंकि सैलानी का भी सेम पर्पस है। अच्छा, अगर वो किसी और एनपीओ को ट्रांसफ़र करना चाहे तो कर सकता है? नहीं। मिसाल के तौर पे कि एक एनपीओ है, लेट से, मुझे पता नहीं, आई एम नॉट वेरी श्योर कि केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एनपीओ या नहीं है, ठीक है। अगर मैं मान लूँ 2 मिनट के लिए केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एक एनपीओ है, तो क्या जेडीसी अपने सारे एसेट्स के अपना केएमसी को ट्रांसफ़र कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? पर्पस सिमिलर होना चाहिए ना। उसका पर्पस क्या है? स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, लोगों के लाइफस्टाइल को थोड़ा बेहतर बनाना, थोड़ा सा हेल्थ पे काम करना। तो क्या जेडीसी का ये ऑब्जेक्टिव था? नहीं था। तो हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्टिव, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, रिकॉल करूं अपने 3 पॉइंट्स की, कि सबसे पहले अगर आपका लाइसेंस रिवोक हो जाएगा तो आप किसी से डोनेशन नहीं मांग सकते, कोई ब्लड ड्राइव नहीं, कोई राशन ड्राइव नहीं, कोई सहरी अफ्तारी नहीं, कुछ भी नहीं कराते भाई, कुछ भी नहीं कराते, इमीडिएटली बंद करना पड़ेगा। अपने सारे एसेट्स आफ्टर सेटलमेंट ऑफ योर लायबिलिटीज़ देने पड़ेगा किसको? टू अनदर एनपीओ हैविंग सिमिलर पर्पस। लेकिन याद रखो, कोई अगर रिसीवेबल है तो उसको कलेक्ट कर सकते हो, इसकी आपको इजाज़त दी गई है। अच्छा, एसेट ट्रांसफ़र करते हुए ना आप एक रीज़नेबल अमाउंट अपने पास रखो फॉर वाइंडिंग अप। अब चूंकि ये आपकी एक तरह की वाइंडिंग अप ही हो गई, जो आप चैप्टर नंबर 12 में स्टडी करोगे वाइंडिंग अप, तो उसके अंदर भी आप काफ़ी सिमिलर पॉइंट ये वाले स्टडी करोगे कि वाइंडिंग अप के अंदर आपने क्या करना है, रिटेन करना है अपने पास रीज़नेबल अमाउंट, कुछ महदूद अमाउंट अपने पास रिटेन करना है, ताकि आप वाइंडिंग अप के खर्चा पानी पूरे कर सको। यानी कि अगर रजिस्ट्रार को कोई फीस जानी है या कोई और नेसेसरी एक्सपेंडिचर हैं जो कि फॉर द पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप ज़रूरी हैं, तो आपने उतने पैसे निकाल के रिटेन करने हैं, बाकी सारे जो है वो ट्रांसफ़र कर देना है। और ये ट्रांसफ़र कंप्लीट होना चाहिए विद इन 90 डेज़। अच्छा, 90 डेज़ कहाँ से? विद इन 90 डेज़ ऑफ द रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। लाइसेंस रिवोक होने के 90 दिन के अंदर अंदर आपने अपने सारे एसेट्स ट्रांसफ़र करने हैं, अनलेस कि कमीशन टाइम एक्सटेंड कर दे। अगर मैं क्विक रिकैप करूं एनपीओ का, अब तक जो हमने बात पढ़ी है, हमने बात पढ़ी कि एनपीओ का आपको लाइसेंस कब मिलेगा, जब आप ये वाली शराइत व ज़वाबित फॉलो करोगे। फॉर्म एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी फॉर प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, सब्जेक्ट साइंस, आर्ट्स, रिलीजन, हेल्थ, सोशल वेलफेयर, एजुकेशन, और फिर आप डिविडेंड अपना नहीं दोगे, आप जो प्रॉफिट कमाओगे उसको रीइन्वेस्ट करोगे इन प्रोमोटिंग एक्टिविटीज़ आपकी पाकिस्तान के मफाद के अगेंस्ट कभी भी नहीं होनी चाहिए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टेबल एफ के तहत होना चाहिए। लाइसेंस ग्रांटिंग कंडीशन, इसके अलावा अगर कोई और कमीशन चाहे तो वो भी लगा सकता है, और वो कंडीशन हमें अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखनी पड़ेंगी। फ़ायदा क्या होगा इनको रजिस्टर कराने का, कि अपॉन रजिस्ट्रेशन आपको प्रिविलेज मिल जाएंगे सारे लिमिट लायबिलिटी कंपनी के, और आपको लिमिट और गारंटी लिमिट भी नहीं लगाना पड़ेगा। फिर हमने बात की लाइसेंस रिवोकेशन की, कि कुछ शर्तें ऐसी हैं कि अगर आपने पूरी नहीं की तो फिर आपका लाइसेंस रिवोक हो सकता है। लेकिन रिवोक करने से पहले कमीशन बोलेगा कि कल सुबह 9:30 बजे आ जाना, बड़ी मुश्किलों से मैंने टाइम तुम्हारे लिए लॉक किया है, तो आप आओ, हम आपको दे रहे हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, और आप अपना मौक़िफ़ बयान करो कि क्यों आपका लाइसेंस रिवोक नहीं होना चाहिए, और इफ़ेक्ट क्या होगा, नुकसान क्या होगा। अब आपका लाइसेंस हो गया है रिवोक, तो अब क्या होगा कि आप कोई भी डोनेशन कलेक्ट नहीं कर सकते एक्सेप्ट रिकवरी ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, यानी कि आपने अपने सारे ऑपरेशन बंद कर देने हैं सिवाय रिकवरी ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। आप डोनेशन किसी भी सोर्स से किसी भी तरह का रेस नहीं कर सकते, कोई फंडिंग रेजिंग एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। अपने सारे एसेट्स आफ्टर सेटलमेंट ऑफ योर लायबिलिटीज़, यानी कि जो पहले क्रेडिटर्स को उधार हैं वो पे करोगे, फिर जो एसेट बच जाएंगे वो ट्रांसफ़र करोगे टू अनदर एनपीओ हैविंग सिमिलर पर्पस, और ये ट्रांसफ़र कंप्लीट होना चाहिए 90 दिन के अंदर अंदर। और फिर आपने करनी है फाइल रिपोर्ट टू रजिस्ट्रार, यानी कि ट्रांसफ़र करने के बाद आपने रजिस्ट्रार को बताना है 15 दिन के अंदर अंदर, और उसके अंदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स लगा देने हैं कि भाई ठीक है मैंने ये ट्रांसफ़र कर दिया है, और उस ट्रांसफ़र करने के 15 दिन के अंदर अंदर मैंने बताना है कि मैंने सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स लगा के रजिस्ट्रार को बता देना है। प्रोसीडिंग्स ऑफ वाइंडिंग अप विद इन 30 डेज़ ऑफ रिपोर्ट एक्सेप्टेंस, यानी कि जब आपने रजिस्ट्रार को रिपोर्ट सबमिट कराई है उसके 3 दिन के अंदर अंदर 2 काम होंगे, 30 दिन के अंदर अंदर, सॉरी 3 बोले, 30 दिन के अंदर अंदर 2 काम होंगे। आपने स्टार्ट करनी है प्रोसीडिंग ऑफ वाइंडिंग अप। जब आपकी रिपोर्ट एक्सेप्ट हो जाएगी उसके 30 दिन के अंदर अंदर 2 काम होंगे। नंबर 1, इनिशिएट वॉलंटरी वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग, यानी कि आप खुद वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग शुरू कर दो, या फिर आप अप्लाई कर दो अगर आपके पास कोई भी एसेट या लायबिलिटी मौजूद नहीं है। अगर आपके पास कोई भी एसेट या लायबिलिटी मौजूद नहीं है तो आप बोर्ड को अप्लाई कर दो, बोर्ड जो है वो अप्लाई कर देगा किसको, SECP को, कि हमारा नाम अपने एनपीओ के रजिस्टर से रिमूव कर दो। इस बात को मैं थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आपने अपने सारे एसेट्स ट्रांसफ़र करने हैं एक ऐसी एनपीओ को जिसका सिमिलर पर्पस हो विद इन 90 डेज़।
विद इन 90 डेज ऑफ योर लाइसेंस रिवोकेशन आपने एक ऐसी एनपीओ को ट्रांसफर करने हैं जिसका सिमिलर पर्पस हो, अनलेस कमीशन एक्सटेंड द टाइम। उसके बाद हमने बात की रिपोर्ट टू रजिस्ट्रार। आपने रजिस्ट्रार को रिपोर्ट फाइल करनी है विद इन 15 डेज, जिसके अंदर आप रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करोगे कि ठीक है मैंने अपने सारे ऐसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं और मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स भी इसके अंदर अटैच कर दिए हैं। फिर आप स्टार्ट करोगे प्रोसीडिंग्स फॉर वाइंडिंग अप। प्रोसीडिंग फॉर वाइंडिंग अप स्टार्ट करोगे विद इन 30 डेज ऑफ द रिपोर्ट एक्सेप्टेंस, यानी कि जब आपने रजिस्ट्रार को रिपोर्ट जमा करा दी है और वो रिपोर्ट एक्सेप्ट भी हो गई है, उस रिपोर्ट एक्सेप्ट होने के 30 दिन के अंदर अंदर आप इनिशिएट करोगे वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स। और या फिर अगर आपने आपके पास आपकी कंपनी के अंदर कोई भी एसेट या कोई भी लायबिलिटी मौजूद नहीं है तो फिर आप बोर्ड को अप्लाई कर दोगे कि मेरा नाम इस रजिस्टर से रिमूव कर दो। चलो जी, अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स भी आ चुके हैं। अगली क्लास में हमने सिर्फ ये डिस्कस करना है कि अगर आपने ये सारी कंप्लाइंसेस पूरी नहीं की तो फिर एक एडमिनिस्ट्रेटर आ जाएगा ये डंडा लेके, ठीक है, और वो फिर करवाएगा वॉलंटरी वाइंडिंग अप, यानी कि वो वॉलंटरी नहीं, ज़बरदस्ती की वाइंडिंग अप कराएगा, कंपनी बंद करा देगा। फिर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है मेंबर्स एंड ऑफिसर्स पे, यानी कि अगर इस एनपीओ के मेंबर्स और ऑफिसर्स क्या लाइसेंस रिवोक हो गया है तो ये किसी भी और एनपीओ के अंदर नहीं जा सकते, किसी भी और कंपनी के अंदर दोबारा एनपीओ बना के नहीं बैठ सकते। तो फिर फ़ायदा क्या होगा लाइसेंस रिवोक करने का? अगर इनका लाइसेंस रिवोक हुआ है तो फिर अगर ये किसी और एनपीओ के अंदर जाके बैठ जाएंगे तो फिर तो वही दूसरी कंपनी बन जाएगी, तो इनकी और इनकी फैमिली मेम्बर पर भी रिस्ट्रिक्शंस आयद हो जाएंगी। फिर कुछ सवालात करने तो बस आज की क्लास का क्विक रिकैप कर रहे थे कि आज हमने पढ़ा क्या है। आज हमने बात की बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट जनरल मीटिंग की। दो तरह की बिजनेस होते हैं, ऑर्डनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस। फिर दो तरह की रेजोल्यूशन होती हैं, ऑर्डनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डनरी रेजोल्यूशन कौन सी होती है? जो कि पास बाय सिंपल मेजोरिटी, 50% नहीं लिखना, सिंपल मेजोरिटी लिखना है। और फिर प्रेजेंट इन पर्सन, प्रॉक्सी, थ्रू पोस्टल बैलेट। फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास बाय 3/4 मेजोरिटी, प्रेजेंट इन पर्सन, प्रॉक्सी, पोस्टल बैलेट। और फिर जिसका नोटिस 21 दिन पहले कम से कम दिया जाए, और अगर सारे मेंबर्स एग्री कर लें शॉर्टर नोटिस पे तो फिर भी स्पेशल रेजोल्यूशन हमारी पास हो जाएगी। उसके बाद हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस किए और एनपीओ की बात की कि एनपीओ रजिस्टर कराई जाती है ताकि मुझे प्रोटेक्शन ऑफ लिमिट लायबिलिटी मिल जाए, और ये सारे जो है लाइसेंस ग्रांटिंग कंडीशंस हैं, अगर ये कंडीशन पूरी होंगी तो ही मुझे लाइसेंस मिलेगा। उसके बाद प्रिविलेज क्या है कि मुझे अपने नाम के आगे लिमिट लायबिलिटी नहीं लगाना पड़ेगा, ऑल्दो आई विल बी ऑपरेटिंग एज अ लिमिट लायबिलिटी कंपनी। कोई भी ऐसी हरकत कर दी, इनमें से कोई भी ऐसी कोई वायलेशन कर दी तो फिर आपका लाइसेंस भी रिवोक कर दिया जाएगा। लेकिन रिवोकेशन से पहले कमीशन आपको देगा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड कि कल सुबह 9:30 बजे आ जाना। बड़ी मुश्किल से टाइम लॉक किया है और मैं आपको दे रहा हूँ अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। आप बताओ कि आपका लाइसेंस क्यों रिवोक नहीं किया जाना चाहिए। और रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस के बाद आपकी सारी एक्टिविटीज़, तमाम एक्टिविटीज़ आप कर दोगे बंद, यानी कि आप किसी भी सोर्स से कोई भी डोनेशन नहीं लोगे, सारे ऑपरेशन बंद कर दोगे एक्सेप्ट रिकवरी ऑफ अकाउंटेबल। डोनेशन लेना बंद कर दोगे, ट्रांसफ़र कर दोगे अपने एसेट्स ऐसी एनपीओ को जिसका सिमिलर पर्पस होगा, और रजिस्ट्रार को रिपोर्ट फाइल कर दोगे विद इन 15 डेज। फिर आप स्टार्ट करोगे प्रोसीडिंग्स फॉर वाइंडिंग अप। 30 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट एक्सेप्टेंस के दो में से एक काम होंगे, या तो खुद वॉलंटरी वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग कर दो, या फिर अगर कोई एसेट और लायबिलिटी नहीं है तो रजिस्ट्रार को बोलो कि मेरा नाम हटा दे। आज की क्लास को हम ये तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ने ये चीज़ डिस्कस करके कुछ मज़ीद प्रैक्टिस पे जाना है, एंड देन विल बी स्टडिंग द अथॉरिटीज़ कि कुछ अथॉरिटीज़ विद इन द कंपनी होती हैं और कुछ अथॉरिटीज़ एक्सटर्नल जो कंपनी होती हैं, जिसमें से एक एसएससीपी है और एक रजिस्ट्रार है। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दवाइयाँ वक्त पे लेते रहिएगा। आज की क्लास हो गई हमारी 20 मिनट।